हो गया चालू। छोटी आंत में थे ना हम लोग, लीवर से पढ़ना था क्या? यहीं से पढ़ना था ना, छोटी आंत में लीवर से पढ़ना था। चलो भैया चालू करें। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या चलता है हमारे बायोलॉजी में? डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं? बगल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक। अब किसकी बारी है? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन की। ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए लीवर, लीवर लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्या बताएंगे? हिपैटोलॉजी। क्या बोलेंगे? हिपैटोलॉजी। इसी को, इसमें हिपैटो शब्द याद रख लेना। हिपैटिक सेल कहाँ पाई जाती है? लीवर में। हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक नलिका, कहाँ भी हिपैटिक हिपैटिक आएगा किससे जुड़ा हुआ रहेगा? लीवर से। क्लियर हो गई ये बात? यस। तो हिपैटोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? फटाफट बोलते चल, किसके अध्ययन को बोलते हैं? लीवर के अध्ययन को कहते हैं क्या? हिपैटोलॉजी। सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन, रीजनरेशन की प्रॉपर्टी किसमें होती है? लीवर में, है ना भाई। इसको इसको काट देंगे तो फिर से इतना ये बना लेगा। ठीक हो गई बात? सर भोजन में से, शरीर में से विषैले पदार्थों को कौन भैया निकालने का काम करता है? लीवर काम करता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो उसके पोस्टमार्टम के दौरान उसके शरीर में जहर दिया गया था मारने के लिए, क्या दिया गया था? इसके लिए सबसे पहले क्या जांचा जाएगा? लीवर को जांचा जाएगा। जब लीवर में नहीं मिलेगा तब अलग तरीके से और भी जांच होता है। ठीक, और पहले लीवर को जांचा जाता है। लीवर यकृत का वजन कितना है भैया? 1.5 से 1.5 से 1.7 किलो, याद रखना। ठीक हो गई बात ना? yes. और सबसे बड़ा अंग है, सबसे भारी भी है। लीवर यकृत हमारे शरीर का आंतरिक अंगों में सबसे भारी और सबसे बड़ा अंग है। तो आंतरिक अंग बोला, इसका मतलब क्या? अरे बाहरी अंग का अगर बात करें तो हमारे शरीर, बताइए पूरे शरीर का सबसे बड़ा सबसे भारी अंग कौन है? आप बताइए। नहीं पता होगा? आपकी स्किन, आपकी त्वचा, हर जगह है ना। तो अगर मैं ब्लेड से काट काट के पूरा स्किन निकाल लूँ तो कितना बड़ा होगा स्किन आपका? होगा ना बहुत बड़ा स्किन। यस। फिर उसका वजन बहुत होगा। यस। तो सबसे बड़ा सबसे भारी कौन है आपका? स्किन है। मगर आंतरिक अंगों में सबसे बड़ा कौन है? तो दिल, दिमाग, किडनी विडनी सब में मिलाकर के बोले तो सबसे बड़ा और सबसे भारी कौन है? लीवर है। किस तरफ है? दाहिनी ओर है। किस तरफ है? दाहिनी ओर, राइट हैंड साइड। क्लियर हो गई ये बात ना? यस। कितना उसका वजन? तो 1.5 से 1.7 केजी। बाह्य अंगों में कौन है? तो स्किन है। कौन है बाह्य अंगों में सबसे बड़ा? स्किन है। यस। यकृत सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि भी है। ये बात पूछेगा। बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन है पूछेगा तो क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? लीवर है। अभी बहिस्त्रावी क्या होता है? तो कोई भी ऐसी ग्रंथि जिसमें से कोई रस निकलता हो। क्या बोल रहा हूं मैं? कोई भी ऐसी ग्रंथि जिसमें से कोई रस निकलता हो और वो रस सीधा उस अंग पे पड़ जाता हो, है ना, अंग पे पड़ रहा है, बार बार पड़ रहा है, क्या लगेगा? बहिर्स्त्रावी। मतलब कहने का मतलब, बहुत ध्यान समझिएगा आज आपको। दो ग्रंथि दो प्रकार की होती है। ग्रंथि एक होता है बहिर्स्त्रावी, स्त्रावी, और एक होता है अंतरस्त्रावी। क्या होता है? अंतरस्त्रावी। पढ़ा दे रहे हैं कॉन्सेप्ट एक ठो। ये एक्सोक्राइन, एक्सो माने एग्जिट, एग्जिट माने बाहर। ठीक हो गया बात ना? और ये भैया एंडोक्राइन। ठीक है, एंडो, एंडो माने अंदर, एंडोक्राइन। दोनों में अंतर क्या है? अंतर स्त्रावी जो भी ग्रंथि होगी वो सीधा रक्त नलिका, ये रक्त नली है आपकी, ब्लड वेसल्स जिसमें ब्लड बह रहा है, उस नली के अंदर अगर सीधा रस डाल देगा तो रक्त नलिका के अगर आप अंदर में रस डाल रहे हैं तो क्या है? अंदर में डालना, इसलिए एंडोक्राइन। ठीक होगी बात ना? अंतर स्त्रावी। मगर आप बहिर्स्त्रावी में, रक्त नलिका में नहीं डालते हैं। आप देखिए कैसे। आप याद कीजिए, ये ड्यूडेनम वाला हिस्सा था, ये लीवर से जो आ रहा था आपका पित्त जूस, वो आकर के सीधा किसमें मिल रहा था?
छोटी आंत में, किसमें रहता है? छोटी आंत के ड्यूडेनम हिस्से में। तो क्या ये रक्त नलिका में अपना रस डाला क्या? नहीं, ये रक्त नलिका से बाहर जिस जगह में काम है सीधा वहीं अपना रस डाल देता है। ये हो गई बात ना। तो एक्सोक्राइन कौन होंगे? जो जहां पे काम करवाना है सीधा वहीं अपना रस डालें, जो रक्त नलिका के बाहर अपना रस डालें, इसलिए इसको बाहर डालते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? बहिर्स्त्रावी, एग्जिट से एक्सोक्राइन। और जो रक्त नलिका के अंदर अपना रस डालते हैं वो क्या कहलाते हैं? एंडोक्राइन अंतरस्त्रावी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? रक्त नलिका के अंदर है तो एंडोक्राइन, रक्त नलिका के बाहर है तो एक्सोक्राइन। अब जितने हार्मोन्स हैं उस सकता आपके रक्त में जाकर के मिलते हैं, तो रक्त जिससे हार्मोन निकल रहे हैं वो सब क्या होंगे? एंडोक्राइन की एक्सोक्राइन। जितने हार्मोन्स हैं उसी तो ब्लड में आकर के मिलते हैं, तो क्या होंगे जिससे हार्मोन निकल रहे हैं? एंडोक्राइन ना। यस, क्योंकि भैया जो हार्मोन निकल रहे हैं सीधा ब्लड में आके मिल रहे हैं, इसलिए क्या होंगे हार्मोन निकालने वाले अंग? एंडोक्राइनल ग्लैंड्स एंड अंतरस्त्रावी ग्रंथियां। तो वे पूछ लेगा भैया कि बताइए हार्मोन किससे निकलते हैं, तो क्या बोलेंगे? अंतरस्त्रावी ग्रंथियों से। ठीक हो गई बात ना? यस। और एंजाइम, रस, ये सब किससे निकलता है? बहिर्स्त्रावी ग्रंथियों से। याद रखेगा ये बात। इसमें भी एक चीज और है, हमारे शरीर में एक ऐसा ऑर्गन है जो बहिर्स्त्रावी अंतरस्त्रावी दोनों की तरह काम कर रहा है। कौन है सर वो? अग्नाशय और पैंक्रियाज। क्योंकि अग्नाशय से याद कीजिए, कल जब पाचन हो रहा था तो आपके ड्यूडेनम में यहाँ से तो भैया आ रहा था पित्त रस, और यहाँ अग्नाशय से आ रहा था अग्नाशयी रस। आ रहा था कि नहीं आ रहा था? जब ये अग्नाशयी रस आकर के सीधा ऑर्गन में डल रहा है, रक्त नलिका के बाहर डल रहा है ऑर्गन पर, तो बहिर्स्त्रावी हो गया। और इसी से निकलता है इंसुलिन हार्मोन, और वो जाके मिलता है ब्लड में। तो इंसुलिन हार्मोन किससे निकलता है? अग्नाशय से। तो इससे हार्मोन भी निकल रहा है और रस भी निकल रहा है। तो बहिर्स्त्रावी भी और अंतर्स्त्रावी भी। इसीलिए मानव शरीर की अगर सबसे बड़ी या मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि कौन है, मिक्स्ड ग्लैंड कौन है, तो क्या बोलेंगे? अग्नाशय। इसे क्या बोलते हैं? अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? मिक्स्ड ग्लैंड। तो मिक्स्ड ग्लैंड कौन होगा? ऐसी कोई भी ग्लैंड या ऐसी कोई भी ग्रंथि जो अंतरस्त्रावी और बहिर्स्त्रावी दोनों तरफ व्यवहार करे, जिससे कोई रस भी निकलता हो और जिससे कोई हार्मोन भी निकलता हो। क्लियर हो गई ये बात ना? यस। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सब पूछता है। आगे बढ़ते हैं। यकृत शरीर, यकृत सबसे बड़ी कौन सी ग्रंथि है? तो बहिर्स्त्रावी। ठीक हो गई बात? यस। आगे बढ़ते हैं इधर। लीवर की आंतरिक कोशिका को हिपैटिक कोशिका कहा जाता है। मतलब जहां भी आपको दिखने जा रहा है भैया, कहाँ दिखा रहा है? हिपैटो हिपैटो हिपैटो। ठीक। तो बोलेगा लीवर की आंतरिक जो कोशिका, इसके अंदर जो सेल पाया जाता है जिससे मिलकर के बना है, उस सेल को क्या बोलते हैं? हिपैटिक कोशिका। क्या बोलते हैं? हिपैटिक कोशिका। तो पूछेगा किस कोशिका में सबसे ज्यादा रीजनरेशन की प्रॉपर्टी है, सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की प्रॉपर्टी, क्या बोलेंगे? हिपैटिक कोशिका में। किसमें है? हिपैटिक कोशिका। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अगर लीवर को इतना मैं काट दूं तो फिर से इतना ऑर्गन फिर से उद्भव हो जाएगा, फिर से आ जाएगा। ठीक हो गई बात ना? कल बताया था ना हेलमेट वाला पूरा कहानी, इस सर में सबसे कम है, ये लीवर में सबसे ज्यादा है। यस। तो अगर लीवर काट देंगे तो फिर से बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि यहाँ जो हिपैटिक सेल है उस सेल में सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की, रीजनरेशन की प्रॉपर्टी है। क्लियर हो गई ये बात ना? यस। ध्यान रखिएगा। और अब होता है सर जब आप बता रहे हैं कि लीवर में सबसे ज्यादा रीजनरेशन की प्रॉपर्टी है, तो सर आप बोलते हैं दारू पीने से लीवर खराब हुआ, क्योंकि दारू में जो विषैला पदार्थ है वो तो लीवर में चला गया। तो आप बोलते हैं दारू पीने से लीवर खराब होगा। आप बोलते दारू पीने से लीवर खराब होगा, दूसरी तरफ आप बोलते हो कि लीवर तो खुद को ठीक कर सकता है। अरे भैया एक बात बताइए, कोशिका अगर ठीक है यहाँ की और इसको मैं काट दिया तब तो ये आगे बना पाएगा ना नया। क्लियर हो गई बात ना? और सारी कोशिकाओं को ही मैंने दारू पी पी के मार दिया है, तो उससे मैं काटूंगा तो क्या वो बना पाएगा? नहीं। मैंने एक लेबर बिल्डिंग बना रहे हैं भैया, 10 लेबर बिल्डिंग बनाते थे, 2 को आपने हटा दिया तब भी 8 बिल्डिंग बनाएंगे। और जब आप 10 के 10 लेबर को ही मार दिए तो बिल्डिंग कौन बनाएगा? लेबर कौन है? सेल या कोशिका? तो दारू हर एक कोशिका को ही मार देता है, इसलिए दारू पीने वाले का लीवर रिकवर नहीं होता है। इसलिए लास्ट में उसको भैया क्या कराना पड़ता है? वो क्या बोलते हैं यार, किडनी ब्लड शुद्धि वाला डायलिसिस कराना पड़ता है, फिर तड़प तड़प के मर जाता है दारू पीने वाला आदमी। इसी कारण से, क्योंकि उसका लीवर इतना डैमेज हो जाता है दारू पीने से कि खुद को भैया ठीक नहीं कर पाता है। हाँ, कभी कभार आप पी लिए हो दारू एक आध बार तो नहीं मरोगे। हो गई बात ना? कुछ अलग टाइप का बीमारी आपके शरीर में हो, रिएक्शन कर जाए तो बात अलग है। अब कच्चा दारू पी लिए हैं, जहरीला दारू पी लिए हैं तो बात अलग है। अभी कच्चा दारू क्या होता है बहुत अच्छे से सीख लो। दारू होता है एथेनॉल। दारू क्या होता है? एथेनॉल। एथेनॉल जो है बेटा, अगर वो मेथेनॉल में रह गया, मेथेनॉल रह गया,
जब दारू बनाने का प्रोसेस होता है उसको सड़ाते हैं गलाते हैं, तो सड़ने के केस में पहले मेथेनॉल फिर एथेनॉल बनेगा। तो अगर दारू मेथ एथेनॉल है, ए फॉर एथेनॉल, तब तो आप दारू पी ले रहे हो और दारू ठीक है, जो उसका नुकसान हो तो अलग जगह। मगर वो एथेनॉल में नहीं बदला, वो केवल मेथेनॉल के फॉर्म में है, तो आपको सब चीज़ वैसे ही दिखाई देगा, सेंड कलर वलर सब। और अगर आप मेथेनॉल पी लिए तुरंत मर जाओगे। इसलिए आप आए दिन न्यूज़ में अब ध्यान दोगे और अब सुनोगे कि भैया कच्चा दारू पीने से, महुआ दारू पीने से गांव के 50 लोगों की एक साथ मृत्यु हो गई। ऐसा कभी न्यूज़ सुने हो क्या आज तक? नहीं सुने हो? तब आने सुने हो ना, आने वाले भविष्य में अब सुनोगे, क्योंकि अब पता चल गया। तो कच्चा दारू का मतलब क्या है? मेथेनॉल। क्या है? मेथेनॉल। और जो आप दारू पीते हो उसमें क्या है? एथेनॉल। क्या है उसमें? एथेनॉल। इसीलिए कोरोना काल में जब दारू बंद हुआ था तो एथेनॉल किस में डले रहता है? घाव साफ करने वाले स्पिरिट में, जो इंजेक्शन में डॉक्टर लगा पूछता है ना एसेस करके, उसमें एथेनॉल मिक्स रहता है। इसलिए उस समय कॉमेडी चल रहा था, मीम चल रहा था, जो दरुआ लोग हैं वो जाकर के मेडिकल से स्पिरिट खरीद के ला रहे हैं, अब उसमें से वही दारू निकालने के एथेनॉल अलग करने की विधि सीख रहे हैं, ताकि उसमें दारू पी करके जिंदा रहे करके, है ना। इसलिए क्योंकि इससे क्या है, स्पिरिट में क्या पाया जाता है? एथेनॉल। ठीक हो गई बात ना, ध्यान रखेंगे। और दारू एथेनॉल है, मेथेनॉल नहीं। ये हो गया हमारा लीवर वाला काम खत्म। तो लीवर की आंतरिक कोशिका को हिपैटिक कोशिका कहा जाता है, जिसमें क्या ज्यादा होती है? पुनः निर्माण की सर्वाधिक क्षमता पाई जाती है। और सबसे कम क्षमता किसमें पाई जाती है? ब्रेन में। सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? लीवर में। ठीक हो गई बात ना। मानव शरीर के सबसे बड़ी बहिर्स्त्रावी ग्रंथि कौन है? एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन है? लीवर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि कौन है? आंतरिक अंग कौन है? वो हाँ, हाँ, आंतरिक अंग चल रहा है, लीवर। कौन है? लीवर सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, सबसे बड़ा बहिस्रावी ग्रंथि है, सबसे ज्यादा पुनर्निर्माण की क्षमता है। क्यों हो गई बात ना। इसके अध्ययन को हिपेटोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि इसी किससे मिलकर बना है? हिपेटिक सेल से मिलकर के बना है। इसका वजन होता है 1.5 to 1.7 किलो। जबकि पूरे बाहरी अंगों में, बाहरी अंगों में स्किन हमारा सबसे बड़ा अंग है। क्यों हो गई बातें? तो इतना सारी चीज आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपके बनेगा एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अगर आते हैं यकृत के क्या कार्य हैं। मैं आपको पहले ही कार्य बता चुका हूँ, वहीं सब आपको दिखेगा। अब देखो यकृत से क्या निकलता है? पीला पीला, है ना। क्या निकलता है? पीला पीला हरा हरा पित्त निकलता है। जो पित्त निकलता है उसका कलर हल्का पीला, हल्का ग्रीनिश होता है। तो किसके कारण पीला होता है, किसके कारण हरा होता है? तो बड़ा याद रखेंगे, आपका जो यकृत है ना, जो पित्त बनाएगा, तो उसमें दो प्रकार के किसी भी चीज का कलर किसी न किसी पिगमेंट या किसी न किसी वर्णक के कारण होता है। किस कारण होता है? पिगमेंट या वर्णक। जैसे मेरे शरीर में जो मैं काला कलर दिख रहा है, यह किसके कारण दिख रहा है? मेलानिन पिगमेंट के कारण। अगर मेलानिन पिगमेंट ज्यादा है तो मेरा कलर डार्क, मेलानिन पिगमेंट कम है तो मेरा कलर गोरा। सुनना है बात। इसका मतलब कलर को डिसाइड कौन करता है? पिगमेंट। पिगमेंट को हिंदी बोलते हैं वर्णक। क्या बोलते हैं? वर्णक। शरीर में जो काला और गोरा है वो कौन डिसाइड कर रहा है? मेलानिन। कौन सा पिगमेंट? मेलानिन पिगमेंट। जब आप सूर्य में निकलते हैं स्किन जल जाता है, बोले जल गया, करिया पड़ गया है, वो करिया नहीं होता। मेलानिन पिगमेंट सूर्य से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए स्किन के ऊपर एक लेयर बना लेता है। उसी लेयर की वजह से आपका शरीर टैन हो जाता है, जिसको फिर लड़की लोग ब्यूटी पार्लर जाके डिटेन करवाते हैं। ये भैया डिटेन कर दे, वो शादी है इसे करके। सुना आगे बात में, डिटेन वो होता है। अब आते हैं सर, वैसे जो पिगमेंट हमें से कलर डिसाइड करता है, तो वैसे ही आपके पित्त का कलर पीला है, पित्त का कलर हरा है, तो क्या वहां कोई पिगमेंट होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो वहां जो पीला कलर है उसको बोलते हैं बिलीरुबिन। पीले कलर का जो वर्णक है, पिगमेंट, उसका बोलते हैं बिलीरुबिन। क्या बोलेंगे? तो पीला के लिए रूबिन। क्या बोलेंगे? पीला के लिए रूबिन, हरा के लिए वर्डिन। क्या बोलेंगे? पीला के लिए रूबिन, हरा के लिए वर्डिन। क्या बोलेंगे? वर्डिन। वर्तन वर, वर वधु, वर्डिन। क्या? वर्डिन। पीला के लिए रूबिन, हरा के लिए वर्डिन। और इसके आगे ना क्या लगेगा? बिली। बिली रूबिन, बिली वर्डिन। क्लियर हो गई बात ना। तो पित्त रस, पित्त का, बाइल जूस का पीला कलर किस कारण होता है? बिली रूबिन पिगमेंट के कारण। हरा कलर किसका होता है? बिली वर्डिन पिगमेंट के कारण। आइए, यूरिया का निर्माण यकृत द्वारा होता है। ये क्वेश्चन एज इट इज बन के आता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो हमें यूरिया बनता है, यूरिया माने यूरिन, है ना। तो जो भी हम नाइट्रोजन वाली चीज खाना खा रहे हैं, नाइट्रोजन से ही अमोनिया बनाता है, अमोनिया से ही लीवर क्या करता है, जो अमोनिया है उसको किस में बदल देगा? यूरिया में। और इस शरीर में बना जो यूरिया है वो तो जहरीला है, उसी को ही बाहर करने के लिए किडनी मूत्र के माध्यम से उसको शरीर से बाहर करता है, उसी यूरिया को। इसलिए हम क्या बोलते हैं? यूरिया बाहर, इसलिए यूरिन बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? यूरिन। यूरिन जाना है सर, है ना। यस। मतलब शरीर में यूरिन किस चीज को बाहर करता है? यूरिया को। और यूरिया बना कौन रहा है? तो यूरिया बनाता कौन है? लीवर। लीवर यूरिन बना क्यों रहा है सर? यूरिया बना क्यों रहा है? क्योंकि शरीर में आप जो नाइट्रोजन खाए हो, उस नाइट्रोजन से क्या बनता है? अमोनिया। क्या बनता है?
अमोनिया। अमोनिया को फिर किसमें बदलना, अमोनिया हम शरीर से बाहर निकाल नहीं सकते, क्योंकि याद कीजिए मैं आपको शुरू में पढ़ाया था, अमोनिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। इसलिए जितने भी जलीय जीव होते हैं वो सीधे सीधे अमोनिया को शरीर से बाहर कर देते हैं। इसलिए जितने जलीय जीव हैं उनके मूत्र में क्या पाया जाएगा, अमोनिया। मतलब अमोनिया शरीर से कौन निकाल सकता है, जो जल की मात्रा अधिक हो। और जल की मात्रा किसके पास अधिक होगा, जलीय जीवों के पास। अमोनिया के बाद सेकंड नंबर पे जो इसको थोड़ा उससे थोड़ा कम पानी चाहिए, वो क्या होता है, यूरिया। हम इंसान के पास कम पानी है, जब जरूरत हो पिए, जब जरूरत नहीं पिए, मतलब हमारे पास ठीक ठाक पानी है। तो सेकंड नंबर क्या है, यूरिया। यूरिया कौन निकालते हैं, जिसको बहुत अधिक पानी नहीं है, बहुत कम पानी भी नहीं है, बीच में पानी है, तो हम इंसान हैं, तो हम क्या निकालते हैं यूरिन में, यूरिया बाहर करते हैं। हमारे पास और ऐसे जीव जंतु जिनके पास पानी है ही नहीं, जैसे पक्षी। पक्षी पानी पी लेगा तो उड़ेगा कैसे, उसका शरीर भारी हो जाएगा, है ना। हाँ, तो वो उड़ नहीं सकता। ऐसे जो जितने पक्षी वर्ग है वो अपने शरीर से निकालते हैं यूरिक एसिड। अमोनिया और पानी कम, यूरिया और पानी कम, यूरिक एसिड। क्या क्या बोलोगे, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। वो क्या निकालते हैं मूत्र में, यूरिक एसिड। और पानी की कमी रहेगी तो यूरिक एसिड में कन्वर्ट करना होगा, फिर निकलेगा। अब आते हैं यहाँ पे, शरीर में हम नाइट्रोजन वाला चीज खाए, उससे बना अमोनिया। अमोनिया से हम बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास, हम पानी के अंदर नहीं रहते हैं। तो हमको क्या चाहिए, यूरिया बदलना। तो यूरिया में कौन बदलता है उस अमोनिया को, लीवर बदलता है। कौन बदलता है, लीवर। इसमें बोला ना, जितनी विषैली चीजें हैं शरीर से, उसमें कौन काम आता है, लीवर काम आता है। ठीक हो गई बात ना भैया। इसीलिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूरिया का निर्माण कौन करता है, कौन करता है, लीवर या यकृत करता है। जबकि यूरिन मूत्र का निर्माण किडनी करता है। ध्यान रखेंगे, यूरिया का निर्माण कौन कर रहा है, लीवर। फिर लीवर ने जो यूरिया बनाया, क्यों कर रहा है, क्योंकि हम खाना खाए नाइट्रोजन वाला चीज, उससे अमोनिया बना। अमोनिया बाहर नहीं जा सकता, इसलिए लीवर उसको क्या बदला, यूरिया, यूरियम बदला। यूरिया बाहर कैसे करेंगे, तो यूरिया को बाहर करने के लिए किडनी यूरिन बनाता है। क्यों हो गई बात ना। तो यूरिया कौन बनाता है, लीवर। यूरिन कौन बनाता है, किडनी। तो यूरिया और यूरिन में कंफ्यूज नहीं होना है। और यूरिन में रहता क्या है, यूरिया ही तो बाहर निकालना है। क्यों हो गई बात ना। क्या पूरा सर्कल समझ आया बॉडी का हमारे। यूरिस हो गया यूरिया वाला, यूरिया का निर्माण यकृत करता है, जबकि यूरिन या मूत्र का निर्माण कौन करता है, किडनी। ठीक हो गई बात है ना, किडनी हम पढ़ चुके हैं उत्सर्जन वाले में। ग्लूकोज ग्लाइकोजन का संग्रहण करता है। अभी देखिए यहाँ बहुत ध्यान रखेंगे इस बात को। आपके शरीर में जितना भी आप फैट जमा हो रहा है ना, फैट किसमें जमा हो, माने आप जो भी मीठा खा रहे हैं, मीठा, जब आप कुछ मीठा खाते हैं, आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा लिए, पाचन में क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट जब भी आपके शरीर में पचेगा वो क्या दे देगा, ग्लूकोज। ब्लड में क्या रह जाएगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज रह जाएगा ब्लड में। ठीक हो गई बात ना। अभी ब्लड में आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई है, जितना जरूरत है उससे ज्यादा आप खाना खा लिए हैं, ज्यादा से ज्यादा आपका क्या है, ग्लूकोज आ गया ब्लड में। तो ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा होना कौन सी बीमारी है, शुगर की बीमारी है ना, हाइपरग्लाइसीमिया, शुगर की बीमारी आपको हो जाएगी। अब इस ग्लूकोज को कम करना है, तो कम करने के लिए आपका जो पैंक्रियाज है, ठीक, इसी पैंक्रियाज से कौन सा हार्मोन निकलता है, इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। ध्यान देंगे, कौन सा हार्मोन निकलता है आपके पैंक्रियाज से, पैंक्रियाज से कौन सा हार्मोन निकल रहा है, इंसुलिन हार्मोन निकल रहा है, इंसुलिन हार्मोन निकल रहा है। अब इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, आपके ब्लड में जो ये ग्लूकोज है, ऐसे दो दो ग्लूकोज को पकड़ेगा, इनको पकड़ करके किसमें बदल देता है, ग्लूकोज को पकड़ करके किसमें बदल देता है, बताइए, ग्लाइकोजन में। किसमें बदल देगा, ग्लाइकोजन में। किसमें बदल देगा, ग्लाइकोजन। इसका मतलब अगर आपके ब्लड में 4000 ग्लूकोज थे, तो दो ग्लूकोज से मिलकर एक ग्लाइकोजन बन रहा है, तो 4000 ग्लूकोज से कितने ग्लाइकोजन बनेंगे, 2000। तो क्या संख्या आधा हो गई कि नहीं हो गई, तो क्या भैया शुगर का मात्रा कम हो गया कि नहीं हो गया, यस। अब जो ग्लाइकोजन बन रहा है, इसको भी शरीर से करें क्या, क्या यूरिन के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से, खाने के माध्यम से बाहर कर दें, नहीं, बाहर नहीं कर सकते। क्या करें हम इसको, इसको शरीर स्टोर कर लेता है। क्या कर लेता है, स्टोर। अब शरीर को स्टोर करने के लिए क्या चाहिए, तो अब याद कीजिए मैंने बताया था कि शरीर को कभी भी अगर भैया स्टोर करना, तो उसको चाहिए वसीय ऊतक। क्या चाहिए, वसीय ऊतक, एडिपोज टिश्यू। क्या चाहिए, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, अर्थात वसीय ऊतक। क्या, वसीय ऊतक। वसा वसा समझ में क्या आ रहा है, फैट। क्या आ रहा है, फैट। तो मतलब आपके शरीर में अगर फैट है, तो फैट क्यों है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाया था, शरीर में ज्यादा ग्लूकोज हो गया था,
उस ग्लूकोज को जमा करने के लिए शरीर को ज़्यादा एडिपोज टिश्यू चाहिए, क्योंकि रियल मायने में इस ग्लूकोज को जो ग्लाइकोजन बना इसको अपने में चिपका करके केवल वसी तक ही रख पाता है। समझ में आ गई बात ना? तो जितना आप खाना मीठा खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, उतना तो ब्लड में ग्लूकोज होगा, जितना ग्लूकोज होगा उतना ग्लाइकोजन बदलेगा, जितना ग्लाइकोजन बदलेगा उतना उसको जमा करना पड़ेगा, जितना जमा करना उसके उतना ज़्यादा आपको क्या चाहिए, फैट चाहिए, चर्बी चाहिए, मोटापा चाहिए, तो उतना मोटापा बढ़ते जाता है। जस्ट लाइक मी। इसका मतलब सर आपको कम कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए ना, आप ही पढ़ा रहे हो, आप ही नहीं मान रहे हो। हाँ भैया मैं नहीं मान रहा हूँ, हम तो खाते हैं भैया, बताएंगे क्यों खाते हैं। आगे पता चलेगा, जितने पतले लोग हंस रहे हैं ना बेटा सब मरोगे, ये बताता हूँ तुम लोग, कैसे मारता हूँ तुम लोग ले जा करके तड़पा तड़पा के। ठीक है, तो भैया हम खा लिए कार्बोहाइड्रेट, आगे ग्लूकोज। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है, तो पैंक्रियास से जो इंसुलिन हार्मोन निकला है वही ग्लूकोज को किस में बदल देता है, ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन के रूप में ही वो एडिपोज टिश्यू में फैट के रूप में क्या करके जमा हो जाता है ग्लाइकोजन। अब इसमें सर यकृत क्या गया, तो यकृत ही इस एडिपोज टिश्यू के बनने में मदद करता है। समझ गई बात ना? लीवर ही मदद करता है, इसलिए लिखा है आपको कि ग्लूकोज के संग्रहण में कौन मदद कर रहा है, लीवर। कौन मदद कर रहा है, लीवर। ठीक हो गई बात? इसीलिए जिसका लीवर खराब, देखें बोलेंगे अरे यार मेरा लीवर खराब है, मेरा पाचन खराब है, तो भाई शरीर में लगता ही नहीं किसी किसी खाना। कोई मेरे से दोगुना खाता हो थरिया भर भर के या पहाड़ बना के, और कितना खाने के पतले लोग खासकर, बहुत सारे पतले इतने खतरनाक होते हैं, भयंकम खाते हैं फिर पतले रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपका शरीर उसको भाई पूरा पाचन करके पूरा ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। मान ये बात ना, इसका मतलब आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है। ठीक, मेटाबॉलिज्म क्या होता है जो आप हमेशा सुनेंगे, तो भोजन को जो हम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के ग्लूकोज बनाए ना, वो ठीक से नहीं बन रहा है, ये उसका एक हिस्सा है। और फिर जो ग्लूकोज फिर जुड़ करके आपका दहन होकर क्या बन रहा है, ऊर्जा बन रहा है आपका, वो ऊर्जा ठीक से नहीं बन रहा है। तो इसमें कैटाबोलिक एनाबोलिक दोनों आता है। कैटाबोलिक एनाबोलिक मिला करके मेटाबोलिक बनता है, मेटाबोलिक ही मेटाबॉलिज्म। ठीक हो गई बात ना? तो अपचय और उपचय मिला करके उपापचय बनता है। कैटाबोलिक एनाबोलिक इज इक्वल टू मेटाबॉलिक। ठीक हो गई बात ना? यस, याद रखेंगे। कौन मदद कर रहा है भैया, यकृत तो ग्लूकोज और ग्लाइकोजन के संग्रहण में मदद करता है। अब ग्लूकोज किस रूप में जमा होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। किस में जमा होता है, एडिपोज टिश्यू में। कौन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, इंसुलिन। कहाँ से निकलता है, पैंक्रियास से। पैंक्रियास के कहाँ से, तो बीटा सेल से। कहाँ से, बीटा सेल से। आगे आएगा यही चीज, फिर से आएगा, तो पहले ही बता दे रहा हूँ। हो गई बात ना? बीटा सेल से निकलता। अब जब ये जमा हो गया, ठीक, अब मैं मस्त खा रहा था, मैं हो गया मोटा, आप लोग पतले पतले लोग पतले रह गए। अब बोला चलो बेटा तुम लोग लेके चलता हूँ थार रेगिस्तान घुमाने के लिए, सहारा रेगिस्तान घुमाने के लिए। अब आप लोग मस्त घुमाया घुमाया, मैं भी रोलम लेके मस्त घूम रहा था आप लोगों को, और अचानक से हम भटक गए रेगिस्तान के बीच में, पता ही नहीं किधर जाना है। जाना था लंगूर, पहुंच गया, जापान वाला हिसाब हो गया। अब 3-4 दिन तक हम लोग भटकते रह गए वहाँ पे, आप और मैं। दोनों का हालत खराब, ना खाना के लिए खाने मिला, ना पीने के लिए पानी मिला। जब पतला आदमी है उसके शरीर में तो फैट है ही नहीं, जितना फैट होगा बच्चों को जब कोना काना में खींच के उसमें से ग्लाइकोजन जो है, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को हमारा शरीर किस ऊर्जा प्राप्त करता है, ग्लूकोज से। और हमारे पास जमा किस रूप में ऊर्जा, ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज बदलना पड़ेगा ना। जो पतला आदमी था, इसी पैंक्रियास से फिर आपका निकलेगा इंसुलिन, एक हार्मोन निकला था ना, तो जस्ट उल्टा काम करने वाला निकलेगा ग्लूकागॉन हार्मोन। कौन निकलेगा, ग्लूकागॉन हार्मोन। कौन निकलेगा, ग्लूकागॉन हार्मोन। भाई ग्लूकागॉन जस्ट इंसुलिन का उल्टा करता है, निकलता वहीं से है पैंक्रियास से, मगर काम उल्टा करता है। ये दो ग्लूकोज को जोड़ा था, ग्लाइकोजन बनाया था, ये ग्लाइकोजन को तोड़ के दो ग्लूकोज अलग कर देगा। ठीक होगी बात? तो ग्लूकागॉन जाएगा इस एडिपोज टिश्यू के पास, और जो ग्लाइकोजन है इसको तोड़ करके इससे दो ग्लूकोज बना देगा, और दो ग्लूकोज मेरे सेल में जाएंगी और फिर ऊर्जा बना देंगी, और फिर मुझे होश आ जाएगा। तो जो आप जैसे पतले लोग हो, पतले लोग का शरीर थोड़ा बहुत ऊर्जा है, थोड़ा चर्बी, थोड़ा बहुत फैट है, तो थोड़ा खींच के चले ले दे के 3-4 दिन खींच लिए। मेरा भी तो हालत खराब है, मन में बस चर्बी जमा है। चौथे दिन आप खत्म, चर्बीज खत्म, एडिपोज टिश्यू खत्म, एडिपोज टिश्यू खत्म तो ग्लाइकोजन खत्म, ग्लाइकोजन खत्म तो ग्लूकोज खत्म। अब ग्लूकागॉन निकल के भी क्या करेगा, है ये नहीं है कुछ मेरे पास है। 4 दिन के बाद आगे भी जिया, 5 दिन, 6 दिन, 7वें दिन मिल गया रास्ता, आ गया शहर, और बच के वापस आके पढ़ा रहा हूँ। ऐसे ही करके मैं आप जैसे 17 बच्चों को मार चुका हूँ आज तक जाके रेगिस्तान में। अगली बार जिसको मरना होगा वैसे ट्रिप पे चलना। ठीक है, कौन कौन जाएगा, हाथ उठाओ। हैं। एक ही जन हिम्मत कर रहा है जाने का, और कौन जाएगा,
इतना कहर में आ गया यार, नहीं मारता हूँ यार, मैं तुम लोग को बच्चा मारने वाला दिख रहा हूँ, बताओ सही में डर में नहीं उठा रहे हाथ। अरे भाई गजब कर दिए तुम लोग तो, सही में सर मार देते हैं लग रहा है इन लोग, डर में हाथ नहीं उठा रहे। ठीक है चलिए, समझ में आ गया ना बात आपको। तो यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन समझ में आ गया, ग्लूकागॉन समझ में आ गया, और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन समझ में आ गया। ठीक है, तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ठीक हो गई बात, याद रखेंगे। इसलिए आपको बोल रहा है संग्रहण में ग्लूकोज और ग्लाइकोजन के संग्रहण में मदद करता है कौन, आपका यकृत या लीवर। अगला बिलीरुबिन, हल्का पीला कलर इसी कारण होता है, व्रण के कारण बता दिया था। पीला कलर किसके कारण, पीला कलर, हल्का पीला कलर बिलीरुबिन, हल्का हरा कलर बिलीवर्डिन। तो ये बता देंगे आप कि आपके पित्त रस बाइल जूस का कलर हल्का पीला किसके कारण होता है, बिलीरुबिन, हरा किस कारण होता है, बिलीवर्डिन। क्लियर हो गया क्या ये? Yes. आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यकृत के स्ट्रक्चर थोड़ा समझ लीजिए। आपको फिर बता रहा हूँ, यकृत और पैंक्रियास पाचन में मदद करते हैं, इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल के मुख्य हिस्सा नहीं है, जैसे लाल ग्रंथि मुख्य हिस्सा नहीं, मगर मदद कर रहा था माल्टोज में बदलने में, है ना, याद है ना। वैसे ये मदद कर रहे हैं। आपका जो निकलेगा पित्तरस वो किसको पाचन करता है, वसा का, फैट का, कल बताए थे, यस, है ना, वैसे ही इसीलिए हम सब पढ़ रहे हैं। आइए तो देखिए, एरोटा वेना कावा ये सब तो आपका उसका है, हार्ट से जुड़ा, उसको छोड़ दीजिए। यकृत हमेशा पूछेगा। आपका जो यकृत है लीवर, वो किस साइड रहता है, तो बताइए बच्ची किस साइड दिख रहा है आपको, हाँ, ये कौन सा साइड है मेरा, मेरा कौन सा साइड है? आप किसके लीवर का बात कर रहे हो, मेरे लीवर का कि अपने लीवर का? मेरे लीवर का ना, मेरा लीवर, मेरा, तो मेरा लीवर किस साइड है, मेरे दाया है बाबू ये, राइट हैंड साइड बोल दो इंग्लिश में, राइट हैंड साइड। तो आपका भी किस तरफ होगा, दाएं साइड। छू के बताओ कहाँ पर है दाएं साइड, बताओ तो मेरे को, पीछे छू देना नहीं पता चले करके। दाया ऊपर तरफ, ऊपर थोड़ा ऊपर, हड्डी पसली खत्म हुआ उसके जस्ट नीचे, ये है हमारा लीवर। ये हो गई बात ना। स्टमक लेफ्ट में, इसे कर बोलते लेफ्ट होना चाहिए, याद है ना। तो लीवर कहाँ है, दाएं साइड। ये प्रश्न पूछा है, राइट हैंड साइड होता है लीवर, कहाँ होता है, राइट हैंड साइड, दाया, इसको दाया बोलते हैं। हिंदी मीडियम वालों, इंग्लिश मीडियम वालों दाया बोलते हैं, राइट हैंड साइड बोलते हैं, ठीक हो गई बात। इसको क्या बोलते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड। तो आप सबका लीवर किस तरफ है, राइट हैंड साइड तरफ है, दाया तरफ है, हो गया इतना ना। देखो उसी में आगे बढ़ते हैं। देखो हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक सब जहां दिखेगा किससे जुड़ा रहेगा, आपको पहले बता दिया हूँ, लीवर से। हिपैटिक सेल, हिपैटोलॉजी, हिपैटोलॉजी किसके अध्ययन को बोलेंगे, लीवर के अध्ययन को। हिपैटिक सेल कहाँ पाया जाएगा, इसी में पाया जाएगा। सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन, रीजनरेशन का प्रॉपर्टी किसमें होगा, हिपैटिक सेल में। हिपैटिक सेल किसमें है, लीवर में, तो लीवर में होगा, सिंपल सी बात। ये देखिए इसी लीवर के अंदर ऐसे धसा हुआ रहता है, ऐसे करके धसा हुआ रहता है। क्या धसा हुआ रहता है सर, गॉल ब्लैडर, हिंदी में पित्ताशय, पित्त का आसरा, इसलिए पित्ताशय, पित्त का घर, पित्त के रहने का जगह। तो बोलेगा पित्ताशय कहाँ, माने कि पित्त रस जो है, बाइल जूस, पित्त को बोलते हैं बाइल जूस, पित्त रस। तो पित्त रस का निर्माण कौन करता है, अगर बोलेगा निर्माण कौन करता है, फॉर्मेशन कौन करता है, क्या बताएंगे, लीवर, यकृत, हो गया बात। और उसका संग्रहण कौन करता है, कौन करता है, तो संग्रहण करता है पित्ताशय या गॉल ब्लैडर। समझ में आ गई बात ना। हमेशा में आदमी कंफ्यूजन होता है, इसको हिंदी में देता है पित्तरस का निर्माण कौन करता है, ऑप्शन ए में रहता है पित्ताशय, और पित्तरस का निर्माण पित्ताशय देकर फट से मार देता है, वही होता है खेल खत्म। निर्माण कौन करता है, यकृत करता है, ये बस क्या करता है, जमा करता है अपने में, संग्रहण के काम आता है, ठीक हो गई बात। तो यहाँ जो भाई पित्तरस बना दिया, ये इसमें बन के जमा हो गया, यहाँ से इसी नलिका से, इसी नलिका से आपका पित्तरस आता है, और छोटी आंत के किस से मिल जाता है, डिओडेनम में। कहाँ मिल जाता है, डिओडेनम, कल पढ़ाए थे ना, यस। इसलिए लिखा है इसको, क्योंकि इसमें से आपका पित्तरस आ रहा है, और इसमें आप पैंक्रियास से भी आता है कौन, आपका पैंक्रियाटिक जूस, कौन सा आता है, पैंक्रियाटिक जूस, अग्नाशयी रस। इसलिए तो क्या बोल रहे हैं, दोनों का कॉमन है, इसलिए कॉमन बाइल डक्ट, क्या बोल रहे हैं, कॉमन बाइल डक्ट और कॉमन पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक हो गई बात ना, क्योंकि दोनों रस आकर के इसमें मिलता है। देखो इसमें भी लाल और नीला वाला आ रहा कि नहीं आ रहा है, इसमें यकृत में, मतलब भाई लाल वाले में शुद्ध खून आता होगा, ऑक्सीजन लेकर के आता होगा, बनाता होगा भाई उसमें से, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता होगा, उसको ब्लू वाला लेके जाता होगा फेफड़ा तक, फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। पढ़े ना श्वसन तंत्र, ध्यान रखना, वैसे हर ऑर्गन में आपको दिखेगा ये। आगे बढ़ते हैं।
यकृत के क्या क्या कार्य हैं? तो देखिए, यह मानव शरीर का भंडार कक्ष है, स्टोर रूम कहलाता है, क्योंकि याद कीजिए ग्लूकोज ग्लाइकोजन सबका संग्रहण करने में मदद कर रहा है ना, जितना विषैला चीज है उन सबको स्टोर करने में मदद कर रहा है। ठीक हो गई बात। yes. एडिपोज टिश्यू वसीय ऊतक के रूप में वसा को संग्रहित करता है, ये भी मैंने बता दिया है। विटामिन ए, डी, ई और के का संग्रहण है। और एक कैसे सर? तो याद कीजिए, मैंने आपको बताया था ये विटामिन जब पढ़ा रहा था मैं, याद कीजिए वो दिन जब आप छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने पढ़ाया था कि वसा में घुलनशील कौन से विटामिन है। एक ट्रिक बताया था मैंने, क्या? कीड़ा, के ई डी ए। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? कीड़ा, के ई डी ए। और वसा को निर्माण कौन कर रहा है? यकृत, एडिपोज टिश्यू, वसीय ऊतक। तो इसकी मदद के कारण विटामिन जमा हो पा रहे हैं। यकृत की मदद के कारण ना, ना यकृत होता, ना फैट होता, ना वसा होता, ना विटामिन के डी ए कीड़ा जमा होता। इसमें के डी ए जमा हो रहा है वसा में, फैट में घुलनशील है। और फैट को कौन बना रहा है? लीवर। क्लियर हो गई ये बात ना? इसलिए बोल रहा है विटामिन ए, डी, ई के या कीड़ा का संग्रहण में कौन मदद करता है? लीवर मदद करता है। सर विटामिन बी और सी जो थे किसमें घुलनशील थे? जल में। तो जल तो भैया विटामिन बी और सी जब जल में घुलनशील है, जब विटामिन बी और सी खाए तो पानी में है। और पानी तो पानी रे बबली पानी है, वो तो बह के निकल जाती है शरीर से यूरिन के माध्यम से, पसीने के माध्यम से। तो क्या विटामिन बी और सी परमानेंट से हमारे शरीर में कभी रह सकती है क्या? नहीं, क्योंकि वो तो जल में घुलनशील है ना। इसलिए आपको हमेशा कौन सा विटामिन खाते रहना पड़ेगा? बी और सी। इसलिए बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी खाते रहना चाहिए। तो कैप्सूल नहीं खाएंगे, क्या खाएंगे? उसका सोर्स, नेचुरल सोर्स खाना के कोशिश किया कीजिए। नींबू वगैरह चाटा कीजिए, संतरा वंतरा खाया कीजिए, मौसम्बी सब भी खाया कीजिए। ठीक हो गई बात। नींबू, संतरा, मौसम्बी जिसमें विटामिन सी है, अगर आप वो खाते हैं तो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता, बीमारी से लड़ने की क्षमता ज्यादा रहेगी। इसलिए जब कोरोना हुआ था, तो आप में से किसी को कोरोना हुआ था कि? हाथ उठाइए। नहीं हुआ था, एक जन को हुआ था। विटामिन सी का टैबलेट दिया था डॉक्टर ना, यस, चूसने वाला टैबलेट दिया होगा विटामिन सी का, सरकार फ्री में बांट रही थी उस समय। मैं भी चूसा था। हालांकि मैं कोरोना फील नहीं कर पाया था, क्योंकि मेरे घर में मेरे पापा को, मेरी भाभी को, मेरे दोनों भतीजे भतीजे को, सबको इस साथ कोरोना हो गया था। तो मैं महसूस ही नहीं कर सकता कि मैं बीमार हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ। मेरे को दौड़ना भागना पड़ रहा था इलाज कराने के लिए सबका। ठीक होगी बात। तो उसमें विटामिन सी दे रहा था। तो जब बीमार हो गए विटामिन सी खाओगे, उससे पहले पहले ही खाओ ना। तो अपने डाइटिंग में नींबू ऐड कर लो। समझ में आ गई बात ना? 10 रुपए का 2 मिले, 3 मिले, एक नींबू 10 रुपए का नींबू ले और 3 ठो, आधा टुकड़ा काटो, एक दिन खाओ, आधा टुकड़ा काटो दूसरे दिन खाओ। हर दिन सुबह उठ करके जब आप खाली पेट हो गए, फ्रेश हो, सो लिए, हल्का गुनगुना पानी लो, उसमें नींबू उगारो, पानी पी जाओ। समझ आ गई बात ना? इससे विटामिन से आपके शरीर में जाएगा भी, आपके शरीर को फायदा पहुंचाएगा भी, आपका स्किन ग्लो करेगा, बीमारी से लड़ने की क्षमता अच्छी रहेगी, तुरंत मौसम बदलने से आपको सर्दी जुकाम नहीं होगा, शरीर में चमक बनी रहेगी, पूरा ग्लो करेगा, स्किन चमकेगा, चम 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 ऐसा। क्लियर हो गई बात? ये विटामिन सी भैया खाया करो। ठीक हो गई बात ना? सिंपल 10 रुपए में इलाज हो गया है ना? हाँ, एक सप्ताह का ये हो गया ये भी चीज। आइए आगे बढ़ते हैं। यकृत के और कार्य देख लेते हैं। अल्कोहल और ड्रग्स का चयापचय, शराब की अधिकता से लीवर सिरोसिस होता है। तो पूछेगा आपसे, मैं आपको याद डिजीज पर बोलता है हमारा स्वास्थ्य एक चैप्टर है, बोलता है हमारे स्वास्थ्य में हम जो बीमारी है उसी से तो हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तो हर बीमारी पढ़ेंगे अलग अलग चैप्टर में। तो पूछेगा दारू पीने से लीवर फेल होता है, लीवर फेल होता है, बोलते हैं क्या ऐसे फेल होता है, क्या हो जाता है? तो लीवर सिरोसिस बीमारी होती है। क्या होता है? लीवर सिरोसिस, उसका सेल ही मर जाता है। जब सेल ही मर गया तो रीजनरेट कौन करेगा? भाई लेबर वाला जो कहानी मैंने आपको सुनाया है ना, याद रखेंगे। पूछेगा आपसे, शराब की अधिकता से लीवर में कौन सी बीमारी होती है? लीवर सिरोसिस। कौन सी बीमारी होती है? लीवर सिरोसिस। कौन सी बीमारी होती है? लीवर सिरोसिस। और जब आप दारू पीते हैं, कोई ड्रग्स लेते हैं, क्योंकि दारू भी जहरीला है और ड्रग्स भी जहरीला चीज है ना, दोनों। तो जब मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स, एक्सेस ऑफ अल्कोहल कॉज लीवर क्राइसिस। इसका मतलब अगर आप जब अल्कोहल और ड्रग्स ले रहे हैं, तो भैया मैं बताया था कोई चीज हम खाने उसका टूटेगा, वो जैसे हम कार्बोहाइड्रेट खाए ग्लूकोज में टूटा, तो वैसे जब इसको तोड़ेगा अल्कोहल को, ड्रग्स को, मेटाबॉलिज्म बताया था, कैटाबॉलिक एनाबॉलिक दोनों आता है, पहले तोड़ता है फिर जोड़ता है ना। तो तोड़ेगा तो उसमें जो विषैला पदार्थ है उसी को लीवर एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी तो पानी है दारू में, उसको निकाल देगा वो यूरिन के माध्यम से। इसीलिए जब कोई व्यक्ति दारू पीता है उसको बहुत बार यूरिन जाना पड़ता है या बहुत ज्यादा यूरिन लगता है। समझ में आ गई बात ना? ये क्योंकि वाटर कंटेंट बढ़ जाता है। और एक और जादू की बात बता रहा हूँ, मेरे जो इतने परिचित में दरुआ फ्रेंड है ना, वो दरुआ फ्रेंड लोग पानी नहीं पीते हैं घर में, और दारू पीतेंगे तब 3-3 4 छोटे पीने लगेंगे, भरपूर बाथरूम जाएंगे। बताओ भाई, जब शरीर में बोलते हैं देखा पानी शरीर में बढ़ाना है तो दारू पीना चाहिए, मतलब भाई इतना खर्चा क्यों कर, 140 रुपये पानी पी ले घर में फ्री का, है कि नहीं? इसलिए शरीर में पानी की कमी दूर करने के लिए दारू नहीं, पानी ही पियो। ठीक है ना? क्योंकि उस दारू के साथ पानी तो जा रहा है और एक्स्ट्रा में क्या जा रहा है? जहरीले पदार्थ, तो किसको डैमेज करेंगे? लीवर को।
और लीवर उससे भी ये अमोनिया रहेगा तो अमोनिया से यूरिया बनाएगा, तो यूरिया की वजह से किडनी भी डैमेज होगा, और लीवर पे जब किडनी और लीवर डैमेज होगा तो भैया क्या होने लगेगा, आपका डायलिसिस में आप आ जाएंगे। हर 7 दिन में आप जा रहे हैं, आपके शरीर से खून निकाल रहा है, आर्टिफिशियल चढ़ा रहा है, तो फिर भैया जिंदा रहेंगे 1 सप्ताह, फिर उससे भी बीमारी, मतलब पूरा तिल तिल करके मरेंगे एकदम। और वो लोग बहुत लंबा जीते हैं, को ऐसा लगता है 50 साल 60 साल। जब मरने का समय आता है ना, आखिरी 5 साल में पूरी जिंदगी खराब हो जाता है, हम लोग तड़प तड़प के मरते हैं। सब गाना बजता है, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलने लगी, हाँ ऐसी गाना बजता है बाबू। इसलिए हमेशा याद रखो, आप लोग पढ़ रहे हो तो आपको बता रहा हूँ क्यों कारण है कि दारू नहीं पीना चाहिए, इसलिए नहीं पीना चाहिए। ठीक हो गई बात ना। हाँ, एक बात और बता रहा हूँ, बोलते सर दारू पीने वाले तो बहुत लंबा जीते हैं, दारू पी तो जल्दी मर जाता है। ऐसे एक्सेप्शनल केसेस है। ठीक हो गई बात ना। आप जाइए किसी मेडिकल हॉस्पिटल में, वहां जाकर पूछिए, पता चलेगा लीवर और किडनी से इतने ज्यादा लोग मर रहे हैं, आपके आसपास के लोग नहीं मरते, तो आपको लगता है मर नहीं रहा है। और वो वही जानता है जो दारू पी रहा है कि उसका पाचन कैसे, उसका खाना कैसे है। जाके पूछना उससे, खाना खाया था क्या कल रात में, घर वाले बताएंगे खाना नहीं खाया, जैसे दारू पी के पड़ी से पेर रहा है इसे करके, बोलते हैं ना इसे। ऐसा स्थिति है भैया। तो आपको जो भगवान ने शरीर दिया, उस शरीर को आप कमजोर करके जिंदगी जिएंगे तो जिंदगी जीने का मजा क्या है। ना आप दौड़ सकते हैं, कूद सकते हैं, नाच कर सकते हैं, हंस सकते हैं, खेल सकते हैं, ना कूद सकते हैं, फांस सकते हैं। कल की बीवी कोई छेड़ के चला गया, सामान बैग लूट के चल गया, दौड़ ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, और यहीं पे धरेंगे लोग, देखना फीवर है ना यहाँ पे। क्या मतलब ऐसी जिंदगी का, सुना रहा बात ना। जबकि बहन बेटी कोई छेड़ के चल जा रहा है, आप दौड़ा ही नहीं पा रहे हो, उसको पकड़ ही नहीं पा रहे हो। कभी इन सब चीजों से भी पूरा दूर रहा करिए। और जब आप दारू पीते हैं तो वैसे एक अगला क्वेश्चन बताता हूँ, जब आप दारू पीते हैं तो दारू पीने वाला जो गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, सब जानबूझ के करता है, ये बता दो। बोलते हैं नशा में हो गई रिस, वो माफ कर दे दई, सब जानबूझ के किया है। आज तक जिन लोग बोलते हैं, एकदम खुल बताऊं क्योंकि आप व्यस्त हो चुके हैं, आप लोग मेच्योर हो इसलिए बताएंगे रहूं। क्रिमिनल लोग क्या बोलते हैं, दारू के नशे में मैंने रेप कर दिया। उसको हर एक चीज का एहसास था कि रेप कर रहा है, किसका कर रहा है, सब पता था। अब बोलेंगे सर कैसे, दारू के नशे में पता नहीं चलता, मैं तो बहुत पिया हूँ। अभी आपको बताता हूँ। आज तक एक केस बताइए जब उसको दारू के नशे में होश नहीं रहता कि सामने कौन है। यही बोलते हैं दरवाजा लोग ना, बोले होश नहीं जिसका तय रहे, ऐसे करके बड़े मारपीट कर दे रहे करके। अगर तेरे को होश नहीं था तो आज तक एक केस बताओ जब कोई व्यक्ति दारू पी के अपनी बहन बेटी के साथ रेप किया हो। एक भी केस है क्या। वैसे दूसरे की बहन बेटी कैसे पता चल जाती है आपको दारू पीने के बाद, अपनी बहन बेटी कैसे पहचान लेते हो आप, किसके साथ नहीं करना है। इसका मतलब अपनी बेटी बहन को पहचान रहे हो, तो दूसरे की बहन बेटी भी आपको पहचान में आई होगी, ये मेरी नहीं है दूसरे की है। इसका मतलब होश में रेप किए हैं। इसलिए दारू वाला आर्ग्यूमेंट एकदम फर्जी है। दारू वालों की बात में कभी मत आना। एक चीज उनका नेचुरल है, जब वो दारू पीते हैं, यहीं से साइंस का क्वेश्चन बनेगा। जब वो दारू पीता है तो दिमाग के पीछे हिस्से में होता है सेरिबेलम। क्या होता है, सेरिबेलम, दिमाग का एक हिस्सा। तो जब दारू पीते हैं तो दारू पीने के कारण हमारी नर्व्स हो जाती हैं स्लो, तो दिमाग से जो सिग्नल आता है, शरीर से जो सिग्नल आता है वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाता सेरिबेलम तक। इसका मतलब सेरिबेलम हमारे शरीर का नियंत्रण बनाता है। जैसे अगर मैं एक पैर पे खड़ा हो जा रहा हूँ, अभी ऐसे बैठ जा रहा हूँ, ऐसे चल दे रहा हूँ, तो मैं चल फिर रहा हूँ, तो कुछ भी कर रहा हूँ ना, तो मेरे शरीर में पूरा बैलेंस कौन बना रहा है, सेरिबेलम। ठीक हो गई बात। तो सेरिबेलम तक अब सिग्नल पहुंचेगा नहीं क्योंकि आप दारू पी लिए हैं। तो जो लड़खड़ाते हैं दरवाजा मैसेज करके, बस वही रियल है। अगर दरवाजा लड़खड़ा के चल रहा है तो नेचुरल है, नशे में वैसा होगा क्योंकि उसका सेरिबेलम बैलेंस नहीं बना पा रहा है। वो लड़खड़ा के नाली में गिर गया तो वो भी नेचुरल है। इसका मतलब उसका केवल बैलेंस गड़बड़ा सकता है दारू के नशे में, उसके अलावा और कुछ वो नहीं कर सकता। बाकी वो गाली गलौज कर रहा है, मारपीट कर रहा है, जो कर रहा है सब वो जानबूझ के कर रहा है। बोलते हैं आदमी दारू पीते तो सच बोलते, वो कुछ नहीं है ना। आदमी दारू सच, कुछ सच नहीं, सब उसके मन में था, भड़ास निकाल दिया, वो बोल देगा अरे मैं तो नशम बोलते रहे, वो ऐसे मन में नहीं है, सब बकवास बात। सब उसके मन में। तो कहीं आपको कोई और फ्रेंड हो, दोस्त हो, परिचित हो, बोले दारू पी के अरे यार दारू नशा में से हो गई, तो मारना चार झापड़ घुमा के। सब जानबूझ के कि हम लोग सब पता है, पढ़ा हूँ मैं, बोलना बेवकूफ नहीं उतरे जैसे। आगे बात ना, दारू के नशे में बस क्या एक चीज होगा, आपका बैलेंस गड़बड़ाएगा, आप नाली नाला सड़क किनारे पड़े हुए रहोगे। ठीक हो गई बात, बस यही नेचुरल होता है, ध्यान रखो। आइए, शराब का पाचन आमाशय द्वारा लेकिन जहरीली, शराब का पाचन कहाँ होता है, तो किसी भी चीज का पाचन कहाँ होगा, स्टमक में। मगर जो दारू पचा तो उसमें जो जहरीले पदार्थ था, जहरीले तत्व तो लीवर में जमा हो जाते हैं। मैं आपको पहले बताया हूँ, हर चीज को स्टोर कौन करता है, स्टोर फैक्ट्री कौन है, लीवर। तो शराब का पाचन कौन करता है, स्टमक। और उसमें विषैले पदार्थ को जमा कौन करता है, लीवर, याद रहेगा। विषाक्त तत्वों में विषैले चीजों को प्रभाव को कम करने के लिए लीवर द्वारा, अब ये लीवर जमा तो कर रहा है, तो इतने साल से जमा करो, जब खाना खा रहे हो उसमें तो कुछ कुछ जहरीले पदार्थ है ना, यूरिया और ये सब, तो उस यूरिया को निकालेगा कैसे, तो डिटॉक्सिफिकेशन क्या करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। क्या करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्स मतलब टॉक्सिक माने जहर, डिटॉक्स माने डिक्रीज करो टॉक्सिक को।
टॉक्सिक माने जहर, डी माने डिक्रीज करो टॉक्सिक को, तो डिक्रीज करना टॉक्सिक को, डिक्रीज करना जहर को, जहर को कम करना, तो जहर को निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिटॉक्सिफिकेशन कहलाती है। कफर कोशिकाएं इसमें मदद करती है, कौन? कफर कोशिकाएं, इसको कुफर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुफर, कुफर सेल, इसमें कुफर सेल मदद करती हैं, याद रखेंगे। कुफर सेल फेगोसाइटोसिस एवं भक्षण का कार्य करते हैं। तो आपके लीवर में जो कुफर सेल पाए जाते हैं ना, यही उन जहरीले पदार्थों को खाने का काम करते हैं, खा के उसको खत्म करते हैं, उसको डिटॉक्सिफाई करके उसको दूसरी चीज में बदल देते हैं जो शरीर से बाहर निकल जाए। ठीक हो गई बात ना? तो आपके शरीर में विषैली चीज जमा कहाँ होता है? लीवर में। लीवर में उस जहरीली चीज को निकालते कैसे हैं? डिटॉक्सिफिकेशन के द्वारा। डिटॉक्सिफिकेशन में होता क्या? जो कुफर सेल है, कुफर सेल वो फेगोसाइटोसिस करता है, मतलब उस जहर को खा करके खुद को मार लेता है और मर करके शरीर से बाहर निकल जाता है। शरीर को उसको भक्षण का कार्य करता है जहरीले पदार्थों का। क्लियर हो गई ये बात? याद रखेंगे। फिर भाई दारू बैंड है। लीवर देखिए, स्वस्थ लीवर ऐसा दिखता है और दर वालों का लीवर ऐसे दिखता है। हेल्दी लीवर एंड सिरोसिस, अपने अभी कौन सा बीमारी होती है? सिरोसिस, लीवर सिरोसिस। तो सिरोसिस वाले का लीवर ऐसे दिखता है। बताइए दिखने में कितना अंतर है? ऐसे फोड़े, ऐसे ही फोड़े हो गए रहते हैं लीवर के ऊपर पूरा, तो है ना? इतना खतरनाक है दारू, तो जो कितना खतरनाक चीज ले दारू वारू, इसलिए मतलब ये पढ़ने सब चक्कर में। आओ पित्तरस, आगे बढ़ते हैं। पित्तरसीय बाइल जूस जो लीवर से निकल रहा था, आपको सब पढ़ा दिया, फिर वही चीज है। यह यकृत द्वारा उत्पादित होता है। किसके द्वारा उत्पादित होता है? यकृत के द्वारा। जबकि जमा कहाँ होता है? गाल ब्लैडर में जमा होता है, पित्ताशय में। वसा का, ये किसका पाचन करता है? वसा का। कितना परसेंट पाचन करता है? 95%। जैसे मुंह में लार कितना परसेंट पाचन करता है स्टार्च का? 70%। ये वसा का कितना परसेंट पाचन कर रहा है? 95%। तो क्या आपका बाइल जूस वसा का पूर्ण पाचन करता है क्या? नहीं। क्या डिओडेनम में वसा का पूर्ण पाचन हो गया क्या? नहीं। पित्तरस मिलने से पूर्ण पाचन हो गया क्या? नहीं। कितना परसेंट पाचन हो गया? 95%। वसा अथवा वसीय अम्लों के छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही पित्तरस द्वारा होता है। तो जो वसा उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, वसीय अम्लों में तोड़ देगा, वही तो पाचन है ना। हो गया बात खत्म। अब यहाँ जाते हैं। हाँ, इसमें कौन कौन से आपके पित्तरस में कौन कौन से सॉल्ट पाए जाते हैं, कौन कौन से लवण पाए जाते हैं? अगर पूछो क्या बताएंगे आप? कोलिक, और क्या बताएंगे? सोडियम ग्लाइकोलेट। वही बात ना। तो सी जी छत्तीसगढ़ याद रखना है। तो सी से भाई कोई कोलिक था, जिसे ग्लाइकोलेट था। कौन सा ग्लाइकोलेट? सोडियम ग्लाइकोलेट। कौन सा ग्लाइकोलेट? सोडियम ग्लाइकोलेट और कोलिक। हो गया इतना बात। ये दो लवण पाए जाते हैं किसमें? आपके लीवर के पित्तरस में। हो गया इतना बात। भाई इसको और डायग्राम थोड़ा देख लेते हैं। हालांकि आप सब जान चुके हो, ये स्टमक है, ये पेंक्रियाज है। पेंक्रियाज से यार देखिए पेंक्रियाटिक डक्ट है ये आपको हो गया भैया लीवर, ये हो गया गॉल ब्लैडर, ये हो गया कॉमन बाइल डक्ट। यहाँ से आपका पित्त रस आया, यहाँ से अग्नाशयी रस आया, दोनों यहाँ मिलकर किस में आ गया? डिओडेनम। किस में आ गया? डिओडेनम में आ गया। ठीक है, वहाँ किसका पाचन करेंगे लोग? ये आपका पित्त रस किसका पाचन कर रहा है? तो इसका फैट का पाचन कर रहा है। अब हम पेंक्रियास का जो पेंक्रियाटिक जूस निकला वो किसका पाचन करता है, उसको आगे देखेंगे। ठीक होगी बात। लीवर वाला काम यहाँ पे होता है खत्म। आइए पित्तरस का और देख लीजिए क्या क्या जानकारी पूछता है कि पित्तरस का, पित्तरस निर्माण, हमारा शरीर कितना पित्तरस बनाता है ना? पित्तरस बना तो रहा है, कितना पित्तरस बनाता है? तो क्या बोलेंगे? 600 से 700 मिलीलीटर प्रतिदिन बनाता है। तो हमारा शरीर कितना पित्तरस बनाता है? 600 से 700 मिलीलीटर प्रतिदिन। ठीक हो गई बात ना? मतलब 600-700 ml। ठीक है, आधा लीटर से ज्यादा, ऐसे याद रखना। इसका पीएच कितना होता है? 7.9 टू 8.5। याद कीजिए कल मैंने बताया था पेट में जो HCl है वो तो एसिडिक है, अम्लीय है। वो अगर छोटी आंत में चल जाएगा तो छोटी आंत जल जाएगा। इसे उसको क्या करना होगा? उदासीन। तो अम्ल में क्या मिलाना पड़ेगा? क्षार। तो क्षार कौन था? पित्तरस। इसलिए पित्तरस का वैल्यू क्या है? 7.9 से 8.5। क्षारीय है, तो पित्तरस कैसा होता है? क्षारीय होता है, और उसका वैल्यू कितना होता है? 7.9 टू 8.5। क्लियर हो गई इतना बात ना? अगला, इसका रंग कैसा होता है? हल्का हरा पीला, ऐसे बोल देना। हरा बिलीवर्डिन का होता है, बिलीरुबिन का पीला होता है, सब आपको पता ही है। संघटक जल, पित्त लवण, पित्तवर्णक, कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड, सब आपको पता है। इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। इसमें कोई भी एंजाइम पाया जा रहा है क्या? नहीं पाया जा रहा है। लवण पाया जाता, आपको बता दिया था। पित्तरस में हो गया बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन। बिलीवर्डिन के कारण क्या होता है बताइए? हरा कलर। बिलीरुबिन के कारण पीला कलर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या आ गया? अग्नाशय। अब क्या आ गया? अग्नाशय, पैंक्रियास। अब तो हम पित्तरस, यकृत से बनने वाले पित्तरस जो कि पित्ताशय से निकल रहा था, वसा का पाचन 95% कर रहा था, हम ये देख लिए। अब हमको इसका रस देखना है सर। उसी जगह पर कौन आ रहा है? पैंक्रियाटिक जूस, अग्नाशयी रस आ रहा है। अब उसके बारे में हम जान जाते हैं। तो उसको जानने के लिए हमको अग्नाशय को जानना होगा। आइए जानते हैं अग्नाशय के बारे में भैया। अग्नाशय आपको दिखाई दे रहा है कि सर आपका जो है, देखिए आपको थोड़ा सा कटिंग कर दिया है,
ये जो अग्नाशय है देखिए यहाँ पर ऐसा करके कुछ दिख रहा है ऐसा करके प्लस ये वाला, तो आपके स्टमक के पीछे होता है। कहाँ होता है? स्टमक के पीछे। आपके यहाँ पे स्टमक, इसके पीछे ऐसा रहेगा ये। ठीक होगी बात ना? स्टमक के पीछे ऐसा रहता है। ठीक होगी बात? तो पूछेगा तो कहाँ तरफ? बाएं तरफ है। इसके पीछे है, स्टमक के पीछे है। याद रहेगा ये बात? याद रखो। अब ये जो येलो वाला आपको हिस्सा दिख रहा है, यही है भैया आपका, ये जो आपको पूरा दिख रहा है येलो सा, यही क्या है आपका? पैंक्रियाज। क्या है यही? पैंक्रियाज या अग्नाशय। क्या है यही? पैंक्रियाज या अग्नाशय। क्या है बोलो? पैंक्रियाज या अग्नाशय। ठीक हो गई बात? तो क्वेश्चन आप बताइए, अगर भाई इसको मैं ले लूँ और इसमें देखिए एक शाखा गया है और इसमें देखिए ऐसे पूरा बना है कि नहीं बना है? क्या भैया एक पत्ती के समान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसलिए पूछेगा किसकी आकृति पत्तीनुमा है, तो क्या बताएंगे? इसकी आकृति पत्तीनुमा, पैंक्रियास की आकृति पत्तीनुमा है। इसकी खोज किसने की थी? लैंगर हेंस ने। किसने की थी? लैंगर। तो अग्नाशय की खोज किसने की? लैंगर हेंस ने। इसीलिए इसमें जो भी आपको कुछ आपका कुपिकाएं पाई जाएंगी उसको लैंगर हेंस की कुपिकाएं कह देते हैं। ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगर हेंस कह देते हैं, लैंगर हेंस की द्वीप कह देते हैं। ठीक हो गई बात ना? लैंगर हेंस के द्वीप समूह बोल देते हैं। तो लैंगर हेंस शब्द किससे जुड़ा हुआ है? पैंक्रियास से। लैंगर हेंस के आइलेट्स ऑफ लैंगर हेंस कहाँ पाए जाएंगे? पैंक्रियास में पाए जाएंगे। ठीक हो गई बात ना? यस, ध्यान रखेंगे इस चीज को, जिसका लैंगर हेंस ने खोज किया था बोलते हैं हम लोग ऐसा। अब देखिए इसके 3 पार्ट होते हैं। इसको जो बड़ा सा गोल से हिस्सा दिख रहा है ये क्या कहलाता है? हेड। क्या कहलाता है? हेड। बीच को जो पूरे शरीर को क्या बोलते हैं? बॉडी। क्या बोलते हैं? बॉडी। और जो लास्ट में पूंछ जैसा उसको क्या बोलते हैं? टेल। क्या बोलते हैं? टेल। तो पैंक्रियास के कितने हिस्से हैं? 3। हेड, बॉडी और टेल। क्लियर हो गई इतनी बात? यस सर। अब और देख लीजिए, इसमें जो बड़ा सा नली है बीच में, ये क्या बोल रहे हैं? पैंक्रियाटिक डक्ट। क्या बोल रहे हैं? पैंक्रियाटिक डक्ट, जिसमें पैंक्रियाटिक जूस जाएगा, बाइल जूस निकलता तो बाइल डक्ट, पैंक्रियाटिक जूस जा रहा है तो पैंक्रियाटिक डक्ट। मानव शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड कौन है? पैंक्रियास। क्योंकि भैया ये अंतरस्त्रावी ग्रंथि और बहिर्स्त्रावी दोनों की तरह काम करता है। अंतरस्त्रावी कौन? जो अपने में से निकलने वाला हार्मोन सीधा ब्लड में डाल दे। तो ब्लड की नलिका के अगर अंदर कुछ रस डाल रहे हैं तो अंदर डालने का अंतरस्त्रावी कहलाता है, एंडोक्राइन कहलाता है। और ब्लड के अंदर नहीं डाल रहे हैं आप, जिस जगह पे काम है सीधा उस ऑर्गन पे डाल दे रहे हैं तो क्या कहलाएगा? बाहर डाल रहे हैं इसलिए ब्लड की नलिका से बाहर, इसलिए बहिर्स्त्रावी। एग्जिट से एक्सोक्राइन। ठीक हो गई बात? तो भैया इससे दोनों चीज का काम करता है। इससे जो आपका अग्नाशयी रस निकल रहा है, पैंक्रियाटिक जूस, वो क्या करता है? बहिर्स्त्रावी ग्रंथि की तरह काम करता है, क्योंकि यहाँ से निकलेगा ये पैंक्रियाटिक जूस और इस डक्ट से होते हुए कहाँ निकल रहा है? डिओडेनम में। और यहीं तो भोजन का पाचन हो रहा है। तो जिस जगह पे काम था वहीं इसने अपना सीधा रस डाल दिया। तो क्या इसने किसी रक्त नलिका के अंदर डाला क्या अपना रस? रक्त नलिका के अंदर डाला है क्या? नहीं, क्योंकि ये रक्त नलिका के अंदर नहीं डाला है, बाहर डाला है, इसलिए बाहर से बहिर्स्त्रावी ग्रंथि हो गया ये। क्लियर हो गई बात ना? और इसी से कौन सा हार्मोन निकलता है? मैंने अभी पढ़ाया था, इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागॉन हार्मोन। और हार्मोन हमेशा किसमें मिलते हैं? रक्त में जाके मिलते हैं। रक्त किसके अंदर होता है? रक्त नलिका के अंदर होता है। इसलिए भी इससे इंसुलिन हार्मोन निकल रहा है, ग्लूकागॉन हार्मोन निकल रहा है, और भी हार्मोन निकलते हैं। तो हार्मोन निकलने का क्या है? एंडोक्राइन भी है ये। तो ये एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। पाचन में किस रूप में है? एक्सोक्राइन के रूप में। हार्मोन के समय किस रूप में है? एंडोक्राइन के रूप में। इसीलिए क्या कहलाएगा? मिक्स्ड ग्लैंड कहलाएगा, मिश्रित ग्रंथि कहलाएगा। तो मानव शरीर का मिश्रित ग्रंथि कौन है? पैंक्रियास। कौन है? पैंक्रियास। यस, ध्यान रखेंगे। ये भी हो गया। और बाइल डक्ट, एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट, डिओडेनल पेपिलाई। हाँ ये देखिए, इसको ध्यान रखिए, यहाँ से जो भैया जब डिओडेनम का हिस्सा है, जहाँ से नली आकर के घुस रहा है, दिख रहा है, प्रवेश कर रहा है, और जहाँ से अपना रस ये डालेगा, इसे बोलते हैं डिओडेनम। क्योंकि डिओडेनम है ना, डिओडेनम ही क्या बोलते हैं इसे? डिओडेनम का पेपिला। क्या बोलते हैं? डिओडेनम का पेपिला। ठीक है बात ना? यस, यहीं से भैया आने का प्रवेश करके मार्ग मिलता है इसको। ठीक हो गई बात? यस। और खत्म भी हो गया डायग्राम। यही है आपके, ये कौन है भैया? यही है लैंगर हैंस। कौन है ये? लैंगर हैंस। तो देख लीजिए भैया, स्मार्ट दिख रहे हैं भैया फुल। आइए आगे बढ़ते हैं। हम मिश्रित ग्रंथि तो यहाँ दिया ही हुआ है। मिश्रित ग्रंथि मिक्स्ड ग्लैंड है, क्योंकि बहिर्स्त्रावी के रूप में क्या छोड़ेगा? कोई भी बहिर्स्त्रावी ग्रंथि या तो कोई रस यानी कि जूस छोड़ेगा, या एंजाइम छोड़ेगा। क्लियर हो गई बात ना? तो बहिर्स्त्रावी ग्रंथि से हमेशा क्या निकलेगा? एंजाइम या रस। एंजाइम या रस, एंजाइम या जूस। हो गई इतनी इस बात। अंतरस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? हमेशा हार्मोन। अंतरस्रावी ग्रंथि को अंतर क्यों बोलते हैं? क्योंकि किसके अंदर डालता है? रक्त नलिका के अंदर डालता है। इसको बाहर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रक्त नलिका के बाहर डालता है, और जिस जगह में जरूरत है सीधा उस जगह में ले जाकर डाल देता है। क्लियर हो गई बात ना? इसलिए बहिर्स्रावी है, अंतरस्रावी है। बहिर्स्रावी में क्या निकालता है? तो भोजन के पाचन के लिए अपने में से अग्नाशयी रस निकालता है। ठीक हो गई बात? इसलिए इसको बहिर्स्रावी बोल रहे हैं।
इसी तरह से अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या निकालता है अपने में से? हार्मोन। कौन कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागॉन, जो क्या करते हैं दोनों? शर्करा, रक्त शर्करा का नियंत्रण करते हैं। रक्त शर्करा ज्यादा हो गया तो इंसुलिन निकाल दो, रक्त शर्करा कम हो गया तो ग्लूकागॉन निकाल दो। क्लियर हो गई बात ना? इस तरीके से हमारे शरीर में शुगर बीमारी को कंट्रोल कौन करता है? तो कौन करता है? तो अग्नाशय। कौन करता है? अग्नाशय। और ये दोनों तरह काम करे, इसलिए क्या कहलाता है? मिश्रित ग्रंथि। तो मानव शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन है? कौन है? पैंक्रियास। ठीक। बहिर्स्रावी ग्रंथि पता चल गया क्या होता है, अंतःस्रावी पता चल गया क्या होता है ना। अंतःस्रावी से हमेशा क्या निकलेगा? हार्मोन। बहिर्स्रावी से हमेशा क्या निकलेगा? रस या एंजाइम। यस। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा बहिर्स्रावी कौन है? अभी तो पढ़े हो। कौन है? लीवर। सबसे बड़ा लीवर, क्योंकि उससे रस निकल रहा है ना, पित्तरस। यस। देखो ये बात ना, याद रखना है। ये भी खत्म। क्या बढ़ते हैं? चलो अब आते हैं अग्नाशय वाले हिस्से पर। चलो, जो पढ़ाए वही वही आएगा आपका। दो हार्मोन निकलता है, मतलब इंसुलिन और ग्लूकागॉन, बता दिया ना। और इंसुलिन कब निकलेगा? जब आपके ब्लड में शुगर ज्यादा हो। ज्यादा बोलते हैं हाइपर होना, और कम बोलते हैं हाइपो होना। इसलिए देखिए, हाइपर और हाइपो। क्यों ये बताना? हाइपोग्लेमिया और हाइपोग्लेमिया। हाइपर शब्द जहां भी, उसका मतलब क्या है? ज्यादा है वो चीज। तो हाइपर बोलते हैं हाइपर टेंशन, हाइपर बीपी बोलते हैं ना। यस, इसलिए भैया रखेंगे हाइपर से मतलब अधिक। जब आपके शरीर में हाइपर ग्लेमिया या हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाए, इसका मतलब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा हाई हो गई है, अधिक हो गई है। तो उसको कम कौन करता है? इंसुलिन। इंसुलिन हमेशा किस में काम आता है? हाइपर ग्लाइसीमिया के केस में काम आता है, कम करने के लिए। और ग्लूकागॉन कब काम आता है? हाइपोग्लाइसीमिया के केस में ग्लूकोज की संख्या बढ़ाने के लिए काम आता है। ये हो गई बात ना। यस, ध्यान रखेंगे। अर्थात रक्त शर्करा स्तर को ज्यादा बढ़ने से कौन रोकता है? बढ़ने से कौन रोकता है? इंसुलिन। और बढ़ाता कौन है भाई? ज्यादा गिरने से कौन रोकता है? तो ग्लूकागॉन। क्योंकि अगर गिर जाएगा, जितना आपके ब्लड में ग्लूकोज होना चाहिए उससे ग्लूकोज गिर गया, तो ब्लड में ग्लूकोज है ही नहीं। है ही नहीं तो सेल के पास जाएगा नहीं। सेल के पास जब ग्लूकोज जाएगा नहीं तो ऊर्जा बनेगा नहीं। ऊर्जा बनेगी नहीं तो हम जिंदा रहेंगे क्या? नहीं। तो हमको चक्कर आएगा, बेहोशी आएगा, गिर के मर जाएंगे। तो ज्यादा शुगर भी खतरनाक है, और कम शुगर उससे भी खतरनाक है। क्योंकि ज्यादा शुगर तो लंबे समय बाद असर दिखाएगा, कम शुगर तो तुरंत आपको बेहोश कर देगा। इसलिए खाना खाना पड़ता है हमको। समझे खाना क्यों खा रहे हैं? यस। क्योंकि हम खाना खाएंगे नहीं, कार्बोहाइड्रेट जाएगा नहीं, कार्बोहाइड्रेट जाएगा तो ग्लूकोज बनेगा नहीं, ग्लूकोज ब्लड बनेगा नहीं तो ब्लड से सेल पास जाएगा नहीं, सेल के पास जाएगा तो ऊर्जा बनेगा नहीं, ऊर्जा बनेगा नहीं तो आपका शरीर जिंदा रहेगा क्या? नहीं। इसलिए खाना हर दिन खा रहे हैं आप सब। अब समझो हम खाना क्यों खाते हैं? सिर्फ शरीर को जिंदा रखने के लिए। क्या जिंदा? क्योंकि शरीर को ग्लूकोज चाहिए ऊर्जा बनाने के लिए। अगर आप कोई ऐसा मेथड खोज ले जिसके आपके शरीर में ऊर्जा बन जाए, जैसे आप सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ऐसे लिए धूप, और भाई आपको शरीर में ऊर्जा बन जा रहा है, तो आपको खाना नहीं खाना पड़ेगा, आपको भूख भी नहीं लगेगा। और वो कौन करता है? पेड़ पौधे। प्रकाश संश्लेषण। समझ में आ गया बात ना? इसलिए उनको भैया नहीं करना पड़ता सब चीज का टेंशन। और वो भी नियंत्रण बना रहे हैं अपने अंदर, खाना के लिए हर दिन काम कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा। तो आप लोग कभी साइंटिस्ट वाइंटिस्ट कोई बन जाओगे भूल भटके से, ऐसे तो उम्मीद कम है, क्योंकि अब आप लोग पीएससी की लाइन में आ गए हो तो साइंटिस्ट नहीं बनोगे। बनो तो ऐसा कोई रिसर्च करना, समझ में आया बात? कुछ ऐसा काम करो कि ऐसा जीन्स डाल दो इंसान के अंदर, उसका हाथ और हरा हरा हो जाए हल्के जैसे, और ऑटोमेटिक प्रकाश संश्लेषण कर ले वो, निकले ऐसे ऐसे करके धूप से के, और वही जिंदा रह जाए। तो जो कितना खाना बच जाएगा इस दुनिया में, कितने पेड़ पौधे जीव जंतु बकरी मुर्गी सब बच जाएंगे। ओहो हो, आदमी आनंदित रह जाएगा हमेशा। और जिस दिन सूर्य नहीं निकला तब इसमें भी विचार कर लेना है, जिस सूर्य नहीं निकला तब क्या करेगा, है ना? तो सब बल्ब से लाइट लेके जिंदा रहेगा, ऐसा सब रिसर्च करना। सब रिसर्च चल रहा है, ये बता दो आपको। इन सभी चीजों पे जो आपको बात कर रहा हूँ, सब पे रिसर्च चल रहा है दुनिया में। आदमी हर चीज के पीछे कोशिश कर रहा है। अब तो ना भी कर रहा हूँ तो एक नया विषय दे दिया हूँ, इस पर आप लोग रिसर्च कर लेना है। चलो, हल्को हल्को बना दे रहे हो, पता चल रहा है किसी को। अग्नाशय पैंक्रियास, इसमें दो प्रकार के अग्नाशयी हार्मोन निकलते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ठीक हो गई बात ना? और ग्लूकागॉन इंसुलिन ग्लूकोज को किसमें बदलता है? ग्लाइकोजन। तो हमेशा कंफ्यूजन ग्लूकागॉन और ग्लाइकोजन में होगा। तो जो लंबा है ना वो ग्लूकोज से बनेगा, याद रहेगा। ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन किससे बनेगा? ग्लूकोज से। ग्लाइकोजन को हार्मोन मत मार देना, एग्जाम में आपको ऑटोमेटिक लगेगा हार्मोन का नाम ग्लूकागॉन था कि ग्लाइकोजन था। तो लंबा वाला क्या है? क्या है? ग्लूकोज का जुड़ा हुआ रूप। दो ग्लूकोज जोड़ोगे तो बड़ा होगा ना, इसलिए ग्लाइकोजन ग्लूकोज का बड़ा रूप है। और हार्मोन कौन है? ग्लूकागॉन, छोटा सा। ठीक है बात ना? ग्लूकागॉन। ठीक, याद रहना ये चीज, भटको को पहले बता दे रहा हूँ, टोक दे रहा हूँ मैं। हो गया ये भी। बन रहा है सब, रसों से निकल रहा, सब दिखा रहा, सब छोड़ दो, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया सब। हाँ,
तो पता ही है आपको, स्प्लीन यही है आपका किडनी, है ना, यही है किडनी। इसके ऊपर यहाँ पर रहेगा अधिवृक्क, है ना, एड्रिनल ग्लैंड। अच्छा यहाँ के आगे हिस्सा बता देना थोड़ा सा, इसके ऊपर ना आपकी किडनी के ऊपर ऐसा करके एक हिस्सा रहता है, उसको बोलते हैं वृक्क, किडनी बोलते हैं वृक्क। वृक्क के ऊपर होता है अधिवृक्क, क्या होता है अधिवृक्क, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, क्या बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। तो जब आपको डर लगता है, आपको गुस्सा आता है, आपको कुछ भयानक चीज हो गया जिससे आपको अचानक से कुछ डर गए, आपको अचानक से कुछ इमरजेंसी आ गया, उस समय आपको शरीर में अचानक से ताकत आ जाता है, देखना अगर कुत्ता तो डराएगा तो आप लंबा लंबा छलांग मार दोगे, दीवार वाल कूद जा रहे हो, समझ में आ रहा है बात ना, यस। आपके मौत पे बनाएगा तो साला बड़ा बड़ा चीज उठा के फेंक दे रहे हो, होता है ना सर, जब जान बन आता है, जान पे बनाता है तो आपके अंदर ताकत बढ़ जाता है, कैसे ताकत बढ़ जाता है, अब तो वही फुसकी थे, अचानक से ताकत कैसे है? तो अचानक से ताकत बढ़ाने के लिए यही अधिवृक्क जो है एड्रिनल ग्लैंड, अपने में से एड्रिनल ग्लैंड जो है यही अपने में से भैया रस निकालता है, और वो जो रस निकालता है उसी रस से आपके शरीर में अचानक से ताकत आ जाता है, वो रस नहीं हार्मोन निकालता है, और उसी हार्मोन को बोलते हैं उड़ो या लड़ो हार्मोन। क्या? उड़ो या लड़ो, या उड़ो मतलब या तो भाग जाओ, डर लगा तो एकदम तेजी से भागोगे कुकुर बिलाई टाइप, या तो लड़ने लगोगे, मार दिया मुक्का उक्का, यस। तो उस समय इमरजेंसी किसको, इसलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, क्लियर हुई बात ना? तो किससे निकलता है इमरजेंसी हार्मोन, उड़ो या लड़ो हार्मोन, फ्लाइट और फाइट हार्मोन, सब उसी को बोलते हैं, ठीक हो गई बात ना? किससे निकलता है? एड्रिनल ग्लैंड से। किससे निकल रहा है? एड्रिनल ग्लैंड से, अधिवृक्क से। वो भी एक तो चीज पता चल गया, चलो शरीर के बारे में। मैं कुछ खोज रहा हूँ, देखिए आपका ये जो पैंक्रियाज है बाबू, ठीक है, इसमें भी ये नलिका के बारे में तो आप जान गए हो, ठीक है ना बात, नलिका के बारे में आप जान चुके हो। नलिका के बारे में देखिए यहाँ से आपको लिख दिया भैया, दोनों नलिका जो इसमें साइड साइड में ऐसे फैले हुए हैं, लिखे एसिनर सेल्स सीक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम। जो डाइजेस्टिव एंजाइम दिख रहे हैं एसिनर सेल से निकलते हैं, कहाँ से निकलते हैं? एसिनर सेल से। तो आपको जो पाचक रस निकल रहे हैं इससे, अग्नाशयी रस, वो निकल रहा है एसिनर सेल से, क्लियर हो गई बात ना? और उसके अलावा सर क्या आपको यहाँ पे डॉट 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 वाला कुछ दिख रहा है? यहाँ पे ये सब चक्री चक्री दिख रहे हैं, चक्री चक्री, बहुत सारे चक्री चक्री बना है सर। तो चक्री बोले पैंक्रियाटिक आइलेट्स, ये क्या है? पैंक्रियाटिक आइलेट्स। इन्हीं पैंक्रियाटिक आइलेट्स का नाम क्या है? क्या पढ़ाए थे पीछे? लैंगर की द्वीपिकाएं। क्या है ये? लैंगर की द्वीपिकाएं, ठीक है बात ना? लैंगर की द्वीपिकाएं। लैंगर की बात है, इसी को ही, इसी पैंक्रियाटिक आइलेट्स को ही आइलेट्स ऑफ, आइलेट्स ऑफ लैंगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंगर, क्या बोलते हैं बताओ? लैंगर, वायलेंस ऑफ लैंगर किससे संबंधित है? तो आप क्या बताएंगे? पैंक्रियास से संबंधित। किस संबंधित है? पैंक्रियास। इसलिए तो बोल रहे हैं कि पैंक्रियास की खोज किसने की? लैंगर ने की। क्लियर हो गई बात ना? अब देखो उसी आइलेट्स को अगर मैं बड़ा कर दूं, ऐसा दिखेगा। पैंक्रियाटिक आइलेट अगर बड़ा कर तो ऐसा दिखेगा, इसके अंदर आपको कुछ सेल दिखाई दे रहा है, देखिए इसके बीच में एक सेल है, लिख रहा है क्या? अल्फा सेल, बीटा सेल और एक्सोक्राइन एसिनस। तो इसमें अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल सब होता है, पर आपको भी इमीडिएटली देखना है अल्फा सेल और बीटा सेल। जो किसके अंदर अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल पाया जाए तो क्या बताएंगे? पैंक्रियास के अंदर। पैंक्रियास में किसके अंदर? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर। क्लियर हो गई ये बात ना? अब अल्फा सेल बीटा सेल का बहुत काम है। बीटा सेल से क्या निकलता है? इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलती है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से निकलती है। रुका, कहाँ से निकल रही है? से। क्लियर हो गई बात ना? पता चल गया वो कहाँ से निकल रहा है? तो ये पाचक रस यहाँ से निकल रहा है, दिख रहा है आपको यहाँ से, ठीक है बात ना? एसिनर सेल से, एसिनर सेल से पाचक रस निकल गया, और इंसुलिन ग्लूकागॉन कहाँ से निकल गया? बीटा और, हो गई बात ना? क्या याद रहेगा? तो पूछा एग्जाम में कि भैया इसको क्वेश्चन दे दिया था कि भैया बताइए इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? बीटा सेल, अल्फा सेल, तो कहाँ से बोलेंगे? बीटा सेल। क्लियर हो गई बात? इसका मतलब कभी भी आपके घर में किसी को अगर शुगर हो तो हमेशा उनको क्या ऐसा योग बताइए, ऐसा खान पान बताइए, गूगल गूगल में सर्च करके, इसके लिए हेल्दी हो, अग्नाशय के लिए। अगर आपका अग्नाशय पैंक्रियाज हेल्दी रहेगा तो आपके भैया घर वाले को व्यक्ति को शुगर ठीक हो जाएगा, उसके बॉडी में ऑटोमेटिक इंसुलिन बनेगा तो उसका शुगर को ऑटोमेटिक कम कर देगा। ठीक हो गई बात ना? ध्यान रखिए, ये आगे बढ़ते हैं। पैंक्रियाज को देखिए, यह अग्नाशय रस का निर्माण करता है। ये कितना रस बनाता है? 1 लीटर प्रतिदिन। पित्त रस कितना बना था? 600 से 700 ml प्रतिदिन। तो ये कितना बनता है अग्नाशयी रस? 1 लीटर प्रतिदिन। याद रहेगा दोनों ना, उसका जस्ट डबल है लगभग। ठीक हो गई बात ना? इसे छोटी आंत को भेज दिया जाता है, छोटी आंत के ड्यूडेनम हिस्से में भेज दिया जाता है। याद रखेंगे भैया, उपस्थित प्रमुख 3 एंजाइम होते हैं। इसमें कितने एंजाइम मुख्य रूप से उपस्थित है? और छोटे मोटे उससे मतलब नहीं है, मुख्य रूप से कितने एंजाइम उपस्थित होते हैं इसमें? 3। इसमें पैंक्रियाटिक जूस में, पैंक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम होते हैं। तो याद कीजिए, मैंने बताया था लार में एमाइलेज या टाइलिन है, बोला था मैंने, एमाइलेज या टाइलिन, जो किसका पाचन कर रहे थे?
स्टार्च का किसमें बदल दिए थे, माल्टोज में कितना परसेंट पाचन होता, 70%। यस। तो भैया अब वो जो एमाइलेज या टैलिन कहाँ निकला था, मुंह में, लार ग्रंथि से उसके आगे में निकला था सलाइवरी एमाइलेज। मैंने आपको बोलता यहाँ जो निकल रहा है वही पेंक्रियास में निकलेगा, याद है एमाइलेज, देखिए आ गया एमाइलेज। तो फिर किसका पाचन करेगा, स्टार्च का, उसको किस में बदलेगा, माल्टोज। ठीक हो गई बात ना। तो एमाइलेज कहाँ कहाँ देख रहे हैं आप, लार में और पेंक्रियास में। अगला लाइपेज, अगला कौन है, लाइपेज, जो क्या करता है, लिपिड्स को वसीय अम्ल में बदल देता है। अब ये लिपिड्स कैसे हो गया, जो 95% पाचन हुआ था किसका, पित्तरस से, फैट का, तो फैट का पाचन होगा तो पाचन के बाद वो क्या बन जाता है, लिपिड बन जाता है, क्या बन जाता है, लिपिड। तो कभी लिपिड शब्द किससे जुड़ा है बोलेंगे तो फैट से जुड़ा है, याद रखेंगे, फैट से वसा से जुड़ा हुआ है। ठीक हो गई बात। अब जो लिपिड बना उसको भी तो पाचन करना पड़ेगा, क्योंकि रियल माने में वसा का पूर्ण पाचन से क्या बनता है, वसीय अम्ल बनता है। वसा का पूर्ण पाचन से क्या बनता है, वसीय अम्ल, फैटी एसिड। तो अभी फैट से लिपिड बना है, फैटी एसिड नहीं। तो जब लिपिड बना था तो लिपिड को किसमें बदलना होगा, वसीय अम्ल में। तो देखिए बदल गया, जो लिपिड हो गया था पित्त रस से मिल करके वो किसमें बदल गया, अब वसीय अम्ल फैटी एसिड में। तो क्या अग्नाशयी रस से वसा का पूर्ण पाचन हो गया कि नहीं हो गया, यस। अग्नाशयी रस कहाँ जाके मिला था, छोटी आंत के ड्यूडेनम हिस्से में। तो क्या छोटी आंत में वसा का पूर्ण पाचन होता है, यस। क्लियर हो गई बात ना। क्या रखें, अगला आ जाते हैं ट्रिप्सिन। क्या है अगला, ट्रिप्सिन। जब तक पित्तरस मिला था तो 95% पाचन, इसलिए उसने बोला था पाचन हो रहा है मगर पूरा नहीं। ट्रिप्सिन वो मिलने से, पित्तरस से पूर्ण पाचन किस हो रहा है, लाइपेज से। तो लस से लाइपेज, लस से लिपिड याद रखना, वसीयम। ठीक हो गई बात ना, यस। तो माइलेज, लाइपेज और अलग अलग क्या है, ट्रिप्सिन। क्या है, तो ट्रिप्सिन किसका पाचन करता था, याद कीजिए, आपको स्टमक में हमने पढ़ाया था, स्टमक में भैया प्रोटीन से पेप्टाइड्स बन गए थे, याद है, से वसा से क्या बन रहा है, लिपिड, फिर लिपिड से वसीयम, वैसे वहाँ प्रोटीन क्या बन गया था, पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स बन गए थे, है ना। कौन बदला था, पेप्सिन और रेनिन करके पढ़े थे वहाँ पे, पेप्सिन और रेनिन निकल रहे थे वहाँ पे। वैसे ही अब जो भैया पेप्टाइड्स बने हुए रहेंगे यहाँ पे, यहाँ जो प्रोटीन है उसको पेप्टाइड में बदल देगा, और पेप्टाइड अगर है तो उसको किस में बदल देगा, अमीनो अम्ल। क्या आपके अग्नाशयी रस के आने से आपके छोटी आंत के ड्यूडेनम हिस्से में वसा का पूर्ण पाचन हो गया, यस। प्रोटीन का पूर्ण पाचन हो गया, यस। और अगर जो माल्टोज पहले से बन गया था वो माल्टोज में सीधा ही एमाइलेज मिलेगा तो उसको किस में बदल देगा, ये कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में बदल देगा, माल्टोज से ग्लूकोज में बदल देगा। ठीक हो गई बात ना। बताइए जो भी आप खाना खाते हैं उसका अंतिम पाचन, पूर्ण रूपेण पाचन शरीर के किस हिस्से में होता है, छोटी आंत में। छोटी आंत के कहाँ पर, डियोडेनम में। कहाँ पे होता है, डियोडेनम। अब डियोडेनम पाचन का पूरा काम चल रहा है। डियोडेनम के आगे क्या आता है, जेजुनम। क्या आता है, पच गया अब यहाँ पे। अब जेजुनम में जाकर के सर्वाधिक अवशोषण होगा, क्या होगा, अवशोषण। जितना पच गया ग्लूकोज ग्लूकोज सब खींच लो, जितना वसीयम पच गया सब खींच लो। क्लियर हो गई बात ना, जितना अमीनो अम्ल आ गया सब खींच लो। ठीक हो गई बात है। अमीनो अम्ल क्या, अमोनिया जैसा साउंड आ रहा है, अमीनो अम्ल से अमोनिया, अमोनिया से ही बनाता है यूरिया, या यकृत, यूरिया कोई बाहर निकलता है, यूरिन, किडनी, सर्कल समझ में आया। कैसे मसले में अमोनिया बन रहा है, तो अमोनिया कैसे बन रहा है, खाने से, प्रोटीन से, अमोनिया से, अमीनो से अमोनिया। ठीक हो गई बात ना। ये भी हो गया भैया। चलिए आपसे पूछेगा पेप्सिन और रेनिन कहाँ निकलते हैं, तो क्या बताएंगे, पेप्सिन रेनिन स्टमक में, मगर एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, पेप्सिन रेनिन की जैसे ट्रिप्सिन एक जैसा लगता है, और ट्रिप्सिन कहाँ निकलता है, नीचे पैंक्रियाज में। याद रहेगा ना, पेप्सिन रेनिन स्टमक, ट्रिप्सिन कहाँ, पैंक्रियाज। याद हो गया। एमाइलेज कहाँ, मुख में और पैंक्रियाज में। एमाइलेज कहाँ, लाइपेज कहाँ, तो एमाइलेज और लाइपेज पैंक्रियाज। याद रहेगा ये बात। लाइपेज किसका पाचन करता है, लाइपेज से लिपिड, लिपिड से वसा का पाचन करता है। हो गया पूरा सर्कल समझ में आ गया ना। जब खाए थे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा पाचन करवा दिया ना मैंने अच्छे से, पता चल गया कैसे पाचन हो रहा है, कहाँ पाचन हो रहा है, कितना परसेंट पाचन हो रहा है, कैसे पाचन हो रहा है, कौन पाचन कर रहा है, कहाँ पे पाचन कर रहा है, पता चल गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अग्नाशयी कोशिकाएं जो है पैंक्रियाटिक सेल को थोड़ा जान लेते हैं और समझ लेते हैं। ठीक है, आइए। मैंने आपको क्या बताया था भैया कि इसमें बहुत सारे सेल पाए जाते हैं आपके पैंक्रियाज में, बताया था नहीं बताया था। उसमें कौन कौन सेल बोला था मैंने, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, एफ सेल। ठीक हो गई बात ना। अल्फा बीटा गामा एफ, अल्फा बीटा गामा डेल्टा वेल्टा सब है, पर अपने को मेन मेजर रूप से जाना है अल्फा बीटा के बारे में मेनली। क्लियर हो गई बात। इसमें से प्रमुख सेल के रूप में जब आप देखेंगे तो उसमें कौन कौन है, देखिए एक डब्बा में घिरा हुआ कौन कौन है, अल्फा बीटा और गामा सेल। कोई बात ना, ये प्रमुख सेल है जिन सभी हमको सबसे ज्यादा उपयोग यहाँ पे पड़ रहा है इसका आपके पढ़ाई के हिसाब से। तो देखिए यहाँ अल्फा बीटा और गामा सेल जब आप तीनों को मिला देंगे तो कैसे सेल है भैया, एंडोक्राइन। कैसे है ये, एंडोक्राइन। क्यों, क्योंकि तीनों से क्या निकल रहा था,
हार्मोन। हार्मोन क्या होते हैं? एंडोक्राइन से निकलते हैं, इसलिए क्या निकलते हैं इनसे? हार्मोन। तो हार्मोन कहाँ मिलते हैं? सीधा अंदर। किसके अंदर? किसके अंदर? रक्त नलिकाओं के अंदर अपना रस छोड़ते हैं। तो अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल से क्या निकलता होगा? हार्मोन निकलता होगा। इसलिए अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल क्या कहलाएगा भाई आपका? तो एंडोक्राइन सिस्टम कहलाएगा। ये किसके हिस्से हैं? पेंक्रियास। तो पेंक्रियास क्या कहलाएगा? एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाएगा। जबकि इसमें जो एफ सेल है, वो एफ सेल क्या है? एक्सोक्राइन की तरह बिहेव करता है, इसलिए उससे क्या निकलता है? अग्नाशयी रस। क्लियर हो गई बात? तो एंडो की तरफ काम कर रहा है, एक्सो की तरफ काम कर रहा है, इसलिए क्या है रियल मायने में? फिक्स्ड ग्लैंड है। तो अगर पूछ ले कि भाई बताइए अग्नाशयी रस कौन से सेल से निकलता है, तो क्या बोलोगे? बोलो तो, जोर से बोलो। अरे जोर से बोलो, सब बोलो एक साथ, सारे बोलो, मिलके बोलो। जय माता दी। ठीक है, हो गई बात ना? यस। एफ सेल से तो पता चल गया किस सेल से क्या क्या निकल रहा है ना। बड़ा मेहनत करवा रहे हो तुम। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हमारा हो गया खत्म। अब छोटी आंत का आगे वाला हिस्सा पढ़ेंगे, सब आपको पहले ही पढ़ा दिए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। छोटी आंत को जब आप अंदर से बेटे ऐसा है ना, दिख रहा है छोटी आंत नलिका है छोटी आंत की नलिका है। अगर हम काट दो इसका कैंची से, ऐसे ढक्कन से खोल दिया हूँ, उसके अंदर जब आप जूम करके देखो तो उसके अंदर ऐसे ऐसे आपको उंगली जैसे संरचनाएं दिखाएंगी, ऐसे उंगली सी संरचनाएं दिखाई देंगी। ये वही बात, उंगली संरचना इसे क्या बोलते हैं? बिलाई। क्या बोलते हैं? बिलाई नहीं बोलना, बिलाई नहीं हुआ, क्या है? बिलाई। वाह वाह, बिलाई। ठीक है, बिलाई या विली क्या बोलेंगे? विली। तो पूछता है उंगली की उभार नुमा संरचना कहाँ पाई जाती है, क्या बोलेंगे? बिलाई पाई जाती है आंतों में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक हो गई बात ना? यस। तो बिलाई करता क्या है सर? बिलाई ही जो आपका भोजन अब पच गया था उसमें एब्जॉर्प्शन का काम करता है। तो भोजन से जो आपका छोटी आंत से जो एब्जॉर्प्शन का कार्य होता है, तो एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, क्या बताएंगे? बिलाई से होता है या विली से होता है। ठीक हो गई बात? और इसी विली के अंदर कहाँ चल गया रे बाबा हितिया? अरे कहाँ भाग गए? दही कहाँ चल दी इसको, ये दही। और विली के अंदर ही बाबू कैसे एब्जॉर्प्शन करेगा? तो याद कीजिए एब्जॉर्ब करके कहाँ डालता है? वो रक्त नलिका में, इसको एब्जॉर्प्शन बोले थे, याद कीजिए। लास्ट में सेल के पास पहुंचाएगा, वो एसिमिलेशन है, स्वांगीकरण। इसी के अंदर हमारी रक्त नलिकाएं रहती हैं, लाल वाली और ये वाली। कौन वाली? रात वाली और ये वाली। तो ये बात ना, इसलिए भैया यहाँ पे जो दिख रहे छोटे छोटे कण, यहीं से भैया खींच लेता है सब चीज। ठीक होगी बात? और इसमें जो बीच में खाली जगह है, ये तो उंगली से हो गई, ये भी उंगली से हो गई, बीच में जो खाली जगह है यहाँ एरो करके दिखा रहा है आपको। कोई बात, ये खाली जगह, इस जगह में क्या होता है? ये आप लोगों का होमवर्क है, कल पता करके आना। बहुत होमवर्क नहीं दिया आप लोगों को, इकट्ठो भी कल कर पता करके आना कि भैया विलाई के बीच में जो खाली जगह है इसका नाम क्या है, ये क्यों होता है, क्या करता है। ठीक है बात? कोशिश करके देखना, खोज के देखना। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। आओ आगे बढ़ते हैं। आंत्र ग्रंथि या इंटेस्टाइनल ग्लैंड। अब भाई आपकी आंतों में भी ग्रंथि है सर, इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी है? हाँ पढ़ लिख तो दिया अभी तो है। आइए देखते हैं। इससे क्रिप्ट ऑफ लीवर कून्स और आंत्र क्रिप्ट भी कहा जाता है, जो कि विली नामक संरचना के बीच में पाई जाती है। ठीक है बात? हाँ, तो ये दोनों तो एब्जॉर्प्शन का काम कर रहे हैं, और इसके बीच का जो ये वाला हिस्सा, इसे बोलते हैं क्या? लीवर कून। क्या बोलते हैं? क्रिप्ट ऑफ लीवर कून। क्या बोलते हैं? क्रिप्ट ऑफ लीवर कून। क्या बोलते हैं? क्रिप्ट ऑफ लीवर कून। उसको शॉर्ट बोलते हैं आंत्र क्रिप्ट। आंतों में, छोटी आंत में आंत की क्रिप्ट। क्यों तो पूछेगा क्रिप्ट ऑफ लीवर कून कहाँ पाई जाती है? तो हमारे मानव शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम के छोटी आंत के विलाई के बीच में। क्यों ये बात ना? इसका काम क्या है? अरे भाई सिंपल सी बात, ये ग्लैंड है तो कुछ रस तो छोड़ रहा होगा, छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा? यस। इसे क्रिप्ट ऑफ लिवर कून और आंत्र क्रिप्ट भी कहा जाता है, जो कि विली नामक संरचना के बीच पाई जाती है, जो कि छोटी आंत्र की एपिथेलियल लाइन का हिस्सा है। छोटी आंत का कौन सी लाइन का हिस्सा है? एपिथेलियल, उसके बेस का हिस्सा है, एपिथेलियम लाइन बोलते हैं इस लाइन को। ये जो नीचे का बेस, इसे एपिथेलियम लाइन बोलते हैं। क्लियर हो गई बात ना? ध्यान रखेंगे आगे। छोटी आंत से जो आंत्र रस इंटेस्टाइनल जो जूस निकलता है, क्रिप्ट ऑफ लिबरकून द्वारा बने आंत्र रस में मुख्यतः 3 एंजाइम होते हैं। अरे सर इसमें भी एंजाइम होते हैं? हाँ। तो अब कहाँ कहाँ एंजाइम पड़े थे? मुख में, फिर स्टमक में, फिर आपका भी यकृत और लीवर वाला, और अब छोटी आंत वाला। याद कीजिए कुछ तो बच गया है पाचन में। बचा है पाचन करना, पाचन करना बचा है। देखिए क्रिप्ट ऑफ लिबरकून द्वारा बने आंत्र रस में मुख्यतः 3 एंजाइम पाए जाते हैं। क्या क्या? माल्टेज, जो मुंह में खाए थे वो क्या बना था? स्टार्च, माल्टोज। इससे पीछे भी हम कार्बोहाइड्रेट थे, क्या क्या बना था? माल्टोज।
तो माल्टोस को ग्लूकोज में कौन बदलेगा प्यारे मोहन, क्योंकि माल्टोस में तो दो ग्लूकोज होता है ना, तो सिंगल ग्लूकोज में कौन तोड़ेगा, माल्टेज तोड़ेगा दो दो ग्लूकोज को अलग अलग। क्लियर हो गई बात ना। Yes. और ग्लूकोज ग्लूकोज में तोड़ देता है, तो माल्टेज ही वो है जो माल्टोज को ग्लूकोज ग्लूकोज में तोड़ देता है। तो आंसर तो सही है जो उस समय बोला था कि भैया बताइए कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन कहाँ हो रहा है, छोटी आंत में, मगर किससे हो रहा है, तो माल्टेज से। तो पूरे कार्बोहाइड्रेट के पाचन में कौन से दो नाम आ रहे हैं, एक तो एमाइलेज या टाइलिन, यहाँ भी एमाइलेज, उसका क्या आ रहा है आपका माल्टेज। तो माल्टोज का पाचन कौन करता है, माल्टेज। माल्टेज किससे निकलता है, क्रिप्टॉप लिवरकून, कहाँ पाई जाती है, विलाई के बीच में। क्लियर हो गई ये बात। Yes. अगला है एमाइलेज, फिर से आ गया, हाँ यार आ गया, फिर से कैसे करोगे, आ गया तो आगे पढ़ लो। तो एमाइलेज अब सुक्रोज, सुक्रोज बोलते हो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, यानी कि आप जो फल खाते हैं, फल फल शहद वहद फल वल ये सब जो नेचुरल जो मिठास है ना चीजों में, जिस भी पेड़ पौधे में, जिस भी फल वल में, जिस भी शहद में जो नेचुरल मिठास है, उस मिठास को क्या बोलते हैं, सुक्रोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुक्रोज। तो अगर आप फल खा रहे हैं और फल वाला मिठास आपके अंदर जा रहा है तो उसको सुक्रोज बोलते हैं। और सुक्रोज का पाचन कौन करेगा, एमाइलेज। सुक्रोज भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, एमाइलेज ही करता है ना। यस। तो एमाइलेज पाचन करेगा, उसको किसमें तोड़ देगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ देगा। किसमें तोड़ देगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो याद कीजिए, फ से फ्रुक्टोज, फ से किसमें मिलता है, फ्रुक्टोज, फल की शर्करा है। तो पूछेगा फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है, फलों में कौन सी शुगर पाई जाती है, तो बोलेंगे फ से फ्रुक्टोज, फ से फल। याद रहेगा। अभी जो एग्जाम आप देख करके आए थे उसमें यही आया था क्वेश्चन। एक आया था कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा निर्माण के लिए कौन सा कार्बोहाइड्रेट काम आता है, ग्लूकोज ऑप्शन मैच करना था। आप सबको पता है कोशिका के अंदर कौन ऊर्जा देता है, ग्लूकोज। ये क्वेश्चन देखिए, पहले ही क्वेश्चन है बायोलॉजी का, है ना। अभी जो आया था एग्जाम लेवर वाला हुआ ना भैया, वो प्रयोगशाला वाला, 2 4 दिन पहले, उसी में ही आया है। फिर उसके अंदर यही पूछा है, फ से फल, फ से फ्रुक्टोज, फलों में कौन सा शर्करा पाई जाती है, तो हमेशा बोलता हूँ फ से फल, फ से फ्रुक्टोज। ये हो गई बात ना। और ग्लूकोज ग्लूकोज मिलके क्या बना लेते हैं, ग्लाइकोजन। या इंसुलिन हार्मोन देखे, उसको पूछा था, जो आप पढ़ रहे हैं उसी को 4 जोड़ी में जमा के दे दिया था ग्लूकोज के आधार पर। ये हो गई बात ना। यस, देख लीजिए। आइए अगला है भैया, माल्टेज एमाइलेज, और हो गया आपका ये एमाइलेज नहीं है, ये है आपका, ये भी एमाइलेज नहीं है, गड़बड़ है ये है सुक्रेज, गड़बड़ नाम। ये क्या है, सुक्रेज, क्या नाम बोलो इसका, सुक्रेज। देख लो भैया, यह सुक्रेज, क्या है ये, सुक्रेज। सुक्रोज का पाचन करता है सुक्रेज, और यहाँ का लैक्टोज का पाचन करता है लैक्टेज। कौन पाचन करता है, ये प्रिंट मिस्टेक है। हो गई बात ना, क्लियर हो गया पूरे का कॉन्सेप्ट। सर यहाँ कौन सा आपको आंत से क्या क्या निकल रहा है, माल्टेज माल्टोज के पाचन के लिए, सुक्रेज सुक्रोज के पाचन के लिए, लैक्टेज लैक्टोज के पाचन। अब लैक्टेज क्या करेगा, अरे आप दूध पीते हो, दूध में होता है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिकम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो दूध में भी तो कुछ है ना, लैक्टिक लैक्टिक, तो उस दूध वाले का पाचन कौन करेगा, लैक्टेज। लैक्टेज क्या करता है, उसको दूध को जब पियेंगे तो आप उसको ग्लूकोज में, जैसे ये कर रहे हैं ग्लूकोज में, और किसमें, ये फल था तो फ्रुक्टोज में तोड़ा, ये दूध है तो ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में तोड़ दिया। किसमें तोड़ दिया, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ दिया। क्लियर हो गई बात ना। दूध के पाचन में कौन मदद करता है, लैक्टोज, लैक्टेज लैक्टोज का पाचन करता है। ठीक हो गई बात ना। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज, फलों में फ्रुक्टोज। ठीक हो गई बात ना। आपके तो कार्बोहाइड्रेट हो गए, सब्जी भाजी वाला। यस। अब आपसे बोलेगा कि कौन कौन कार्बोहाइड्रेट है, तो जितना भी ये है, चाहे माल्टोज हो, सुक्रोज हो, लैक्टोज हो, चाहे ग्लूकोज, ये सब तो कार्बोहाइड्रेट ही है ना। बस सरल रूप है, कोई जटिल रूप है। यस, तो यार सब कार्बोहाइड्रेट ही है, कोई जटिल रूप है और कोई सरल रूप है। इसको याद रखिएगा। यहाँ भैया सुक्रोज के पाचन से क्या बनता है, तो बताएंगे सुक्रोज के पाचन से ग्लूकोज और टोज बनता है। ठीक, यहाँ क्या बनता है, लैक्टोज के पाचन से ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनता है। कल वाला याद रखना, क्या लगा के, लैक्टेज लैक्टोज। ठीक, लैक्टोज के आगे गै लगा देना, गैलेक्टोज, याद रह जाएगा आपको। अब देखते हैं छुट्टियां तो हिस्सा 20 में जाना, अभी तो बच गया है। सर आए कि नहीं आए, सर आए के अंदर, चलो छोटी हम देख लो भैया। ये वाला हिस्सा क्या था पूरा, डिओडेनम, नीला वाला क्या था, जेजुनम, ये वाला क्या है, इलियम। तो डिओडेनम जेजुनम इलियम ये आपका हिस्सा है।
आप देख लिए हैं। उसके बाद ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन आप देख चुके हैं, सब चीज़ देखिए, विलाई वगैरह आप सब समझ लिए हैं। क्रिप्टोप्लावर देख लिए हैं आप, ये विलाई आप देख लिए हैं, सब आप देख चुके हैं, है ना। छोटी आंत, यह शर्करा, अमीनो अम्ल और वसी अम्लों का अवशोषण करती है। तो अवशोषण कहाँ से होता है? छोटी आंत से। तो सर्वाधिक अवशोषण कहाँ से होगा? आपके पचे हुए भोजन का, मिनरल का, विटामिन का अवशोषण कहाँ से होगा? छोटी आंत से। सर्वाधिक अवशोषण कहाँ से होगा? छोटी आंत से। बड़ी आंतों से भी होगा मगर थोड़ा बहुत। और पानी का अवशोषण कहाँ से होगा? बड़ी आंत से, क्योंकि अगर छोटी आंत पूरा पानी खींच लेगा तो फिर मल बाहर कैसे निकलेगा, है ना। इसलिए पानी बचे रहता है। ठीक हो गई बात। तो पानी का अवशोषण कहाँ से होगा? बड़ी आंत से। मगर सब मिनरल्स वगैरह का अवशोषण कहाँ से हो जाएगा? छोटी आंत से। इसलिए हो गया। तो शर्करा बोले, अमीनो अम्ल बोले, चाहे वसी अम्ल बोले, सबका अवशोषण कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। इलियम बड़ी आंत से जुड़ा होता है, दिख रहा है आपको भैया। ड्यूडेनम किससे जुड़ा है? अमाशय से। और जिज्नोम इलियम किससे जुड़ा है? बड़ी आंत से। क्लियर हो गई ये बात ना? यस। तो इलियम बड़ी आंत से जुड़ा होता है। माइक्रोविली नामक अंगुली नुमा संरचनाओं से पोषकों का अवशोषण होता है। दिख रहा है आपको? विलाई में इसको जूम करेंगे तो उसके अंदर ऐसे दिखेगा, छोटे छोटे कण दिख रहे हैं, इसको माइक्रोविली बोलते हैं। इसी से एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक हो गई बात। तो विलाई बोले चाहे माइक्रोविलाई, उसी से एब्जॉर्प्शन होता है। आगे हम लोग कल पढ़ लेंगे। अब एब्जॉर्प्शन देख लेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन से किस किस चीज़ का होता है, लार्ज इंटेस्टाइन किसका होता है, कल देखने वाला बात है। कल इसको हम लोग एक बार देख करके कल नया टॉपिक हम लोग चालू कर देंगे। क्लियर हो गई बातें? तो कल की क्लास में आ जाइएगा, कल नया टॉपिक चालू हो जाएगा हमारा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट, sayonara। वेलकम।